ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं च ओंकाराय नमो नमः। सभी प्रतिज्ञा के लिए सजग हो जाएंगे। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, करती हूँ, आजीवन यम नियम का पालन करूँगा, करूँगी। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, करती हूँ, फर्स्ट अटेम्प्ट में जेआरएफ की परीक्षा क्लियर करूँगा, करूँगी। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, करती हूँ, विश्व में योग का पताका फहराऊँगा, फहराऊँगी। मेरी संकल्प शक्ति सुदृढ़ है, पवित्र है, आबाद है। ओम ओम ओम। मैं अपनी संकल्प शक्ति से सब कुछ कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। ओम ओम ओम। मेरे पास अजेय मनोबल है। ओम ओम ओम। इसी प्रार्थना के साथ आज का हम सभी का लास्ट लेक्चर है स्लीप टॉपिक से रिलेटेड। तो उसी तन्मयता के साथ, लगन के साथ हम सभी इस लेक्चर को भी अच्छे से कवर करेंगे। जो भी डाउट्स होंगे वो हम सब लास्ट में लेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग में आज हम लोग कवर करेंगे प्रीवियस में जो हमने कवर किया है, स्लीप क्या है, स्लीप साइकिल के बारे में हमने देखा, ब्रेन वेव्स के बारे में जाना, वो कितने प्रकार की होती हैं, किस तरीके से कार्य करती हैं, और उसमें हम योग थेरेपी को कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे हम डायग्नोस करते हैं किसी भी डिजीज़ को। अगर मेंटली डिजीज़ है तो उस चीज़ को डायग्नोस करने का पैटर्न भी हम लोगों ने देखा ब्रेन वेव्स के थ्रू। और जो स्टेजेस थे उसको देखा, स्लीप के स्टेजेस को, और जो 5 राउंड स्लीप के हैं उसको भी हमने देखा किस प्रकार से कार्य करता है। और आज हम लोग देखेंगे कि जो स्लीप डिसऑर्डर्स हैं वो किस तरीके से हैं और उसके टाइप्स कितने हैं और किन को हमें पढ़ना है एग्ज़ाम पर्पज़ से, ठीक है। तो आपका ये ओवरऑल स्लीप का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और जो मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराऊंगी, या तो आप उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए, या फिर क्लास में अगर आप अपने नोट्स बना रहे हैं तो उससे बेटर कोई और नोट्स नहीं है, तो आपको इसको निकालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। मैंने जो प्रीवियस पीडीएफ भेजा था उसका प्रिंट आउट प्लीज़ मत लीजिएगा। मैंने साइकोलॉजिकल स्लीप करके फाइनल एक पीडीएफ बना रखा है, आज मैं वो फाइनली आपको ड्रॉप कर दूंगी, दे दूंगी ग्रुप्स में। किसी का अगर प्रिंट आउट लेना है तो आप लीजिएगा, प्रीवियस का प्रिंट आउट ना लें। चलिए मैं स्क्रीन प्रेजेंट करती हूँ। मेरी आवाज़ सभी को बिल्कुल क्लियर है? जी किसी मैम। प्रकार का डिस्टर्बेंस अगर है तो मुझे बता देंगे। ओके, अब मुझे देखना पड़ेगा कौन सा है अपना। आया ही नहीं है। मुझे थोड़ा सा आप सभी वक्त दीजिए। चलिए, तब तक मुझे कल जो हमने टॉपिक पढ़ा था कौन मुझे भी रिवाइज करा सकता है हम सभी के सामने? एनीवन? मैं तब तक अपना फाइनल वीडियो में ढूंढ लूँ। कोई भी एक बताएं कि कल हमने क्या किया। सर्कैडियन रिदम के बारे में पढ़ा, फिजियोलॉजी ऑफ स्लीप के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। कुछ विशेष प्रकार के हार्मोन सीक्रेट हो रहे हैं, वो कौन से हैं, कौन बता सकता है मुझे पूरा आज? एनीवन? नो? हेलो? कल कुछ समझ में नहीं आया था इसका मतलब। अच्छा, हैंड रेज हो रहा है, ओह सॉरी, माफ़ करना मुझे। ओके, मैं किससे पूछूं? चलिए, तो 3 हैंड रेज हैं, 1 बाय 1 करके। पहले नोरा जी आप बताएंगे, जो छूट जाएगा डॉक्टर महुआ जी, और फिर उसके बाद जो छूट जाएगा सोनिया जी। आप सभी को 2 मिनट का टाइम दिया जाता है, इन शॉर्ट में समझाना है, ठीक है।
चलिए नोरा जी आप आइए फर्स्ट। मैम, आपने बताया था कि जो हमारे मतलब आंखों पर रोशनी पड़ती है, तो जो हमारे ब्रेन में सीएनएस पर मैसेज जाता है, और वहां से फिर ना मैसेज जाता है मुझे तो फोटो आ पीनियल रही पीनियल ग्लैंड पर मैसेज जाता है। थी। और माइक म्यूट वहां कर से लीजिए। हमारे सीरोटोनिन जो हार्मोन्स है वो सीक्रेट होता है, और वो हमें जगाने का काम करता है। और वैसे ही आपने हमें बताया था कि जो चांद की रोशनी ये है या फिर अंधेरा है ना, उससे हमें पता चलता है हमारी आइस को कि भाई वो सीएनएस पर मैसेज जाता है, उसके बाद में पीनियल ग्लैंड सीक्रेट करती है मेलाटोनिन, टोनिन हार्मोन सीक्रेट करती है, जिससे हमें स्लीप आती है, हम सोते हैं। ये पढ़ाया था मैम आपने। हेलो मैम, वॉइस नहीं सॉरी। जा रही क्या हाँ मैम के पास? अभी आ रही मेरी आवाज़। जी मैम, आ रही है। हाँ ठीक है। अब महुआ जी अगर कुछ छूट गया तो आप डिस्क्राइब कीजिए। सिरकैडियम रिदम्स जो है वो एक लैटिन वर्ड से लिया गया है। इसका वेरी सिर गुड। का सिर का मतलब होता है अप्रोक्सीमेट, एंड दिन का मतलब होता है डे। 3 साइंटिस्ट इसके ऊपर काम करके उनको नोबेल मिला हुआ है। जेफरी सी हॉल, माइकल एंड माइकल डब्ल्यू यंग। इन तीनों को इनके ऊपर काम करके नोबेल प्राइज मिला हुआ है। तो जैसे नोरा जी ने बताया, जो जब हमारे आंखों पे लाइट पड़ता है, जो रेटिनल गैंग्लियन जो सेल होता है उसको रिसीव करता है पहले। उसको रिसीव करके ब्रेन का जो एससीएन पार्ट होता है उस पे लेके जाता है। फिर जो सेरोटोनिन जो सिक्रीट होना है एससीएन से सिक्रीट होता है, जो जिस पे ब्रेन को मैसेज जाता है कि अब जागना है करके। एंड सिमिलरली जब लाइट डिम होती है, या जैसे मैम ने बताया था येलो लाइट होता है। जनरली ब्लू लाइट हमारा ब्रेन को अवेक करता है, जो येलो लाइट होता है वो हमें सुलाता है, माने सोने की तरफ लेके जाता है। तो जो मेलानोइन सिक्रीट होता है उस पे से ब्रेन को मैसेज जाता है कि अब ब्रेन की एक्टिविटी कम करना है, बॉडी को रेस्ट करना है। बाकी के तो ये नहीं बताना है ना मैम, जो मिडनाइट एंड नून एंड जो 6 AM 6 PM करके आपने बताया था। नहीं नहीं, वो डाइट के पोर्शन में आ जाता है। तो ओके, एक ठीक है। चीज़ याद रखिए, येलो लाइट जो है आपको नींद के लिए नहीं एक्टिव करता है। वो ब्रेन को एक इंस्ट्रक्ट कर देता है, कि इंस्ट्रक्शन देता है कि अब ब्रेन को थोड़ा रिलैक्स हो जाना है। ठीक है। वही ना, ब्रेन की एक्टिविटी हाँ को स्लो कर देता है। राइट। बाकी नींद आती है हमको सिर्फ मेलाटोनिन के सीक्रेशन की वजह से, डार्क लाइट में। ठीक है, या नाइट का टाइम हो तो उस टाइम पर। ठीक है, और कोई पॉइंट एक्सप्लेन करना चाहेंगे सोनिया जी आप? नहीं मैम, सारा कुछ तो उन्होंने कवर कर दिया है। बस आपने वो कार्केडियम रिदम के लिए दो नाम बताए थे, एक तो बायो क्लॉक या फिर उसको बायोलॉजिकल क्लॉक ऐसे बोलते हैं। और जितना मैंने समझा था वो ऐसे चलो था आप कि जब मुझे सोनिया जी सनलाइट ये बताओ, सर्कैडियम रिदम के बिगड़ने से क्या क्या लॉसेस हो सकते हैं? सर्केडियम रिदम के बिगड़ने से यानी ये बायोलॉजिकल क्लॉक के डिसऑर्डर होने पर क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? जी मैम, तो इसकी वजह से ब्रेन हमारा कंप्लीटली रिलैक्स, मतलब उसे समझेगा नहीं कि कंप्लीटली रिलैक्स कब रहना है। अगर हम लोग हमारा टाइम टू टाइम सब कुछ नहीं करते हैं तो उसकी वजह से बहुत कुछ डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। ब्रेन हमारा रिलैक्स नहीं हो पाएगा। हम अगर सोएंगे नहीं प्रॉपर टाइम पे तो फिर जो बॉडी की एक्टिविटीज है एक बहुत जो इम्पोर्टेंट हम पॉइंट आप लोग रिलैक्स। भूल रहे हैं, किसी को याद है? बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो पॉइंट। मैम, हमारे जो सिस्टम है वो ठीक तरीके से वर्क नहीं कर वेरी पाएंगे। गुड। तो क्यों नहीं वर्क कर पाएगा, क्या रीजन उसके पीछे? कि मैम इनका जो वो टाइमिंग फिक्स रहता है ना, आपने बताया था कि हाँ
जैसे हमारा 10 बजे बताया था कि हमारा हाईएस्ट ना जो अलर्ट रहता है हमारा माइंड। और ऐसे कुछ पॉइंट बताए थे आपने, जैसे हमारा बॉडी टेम्परेचर 7 PM पे ना जो हाई रहता है, ऐसा ऐसे बताए थे। तो वो चीजें हमने मिस कर दी, तो फिर वो हमारे जो सिस्टम है वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। बिल्कुल। ठीक बोला मैम तो मैंने? हाँ, बिल्कुल सही बोलना है। अब इसी को शॉर्ट में मैं समराइज़ करती हूँ। जिस प्रकार से ब्रेन में क्लॉक सेट किया है गॉड ने, उसी प्रकार से हमारे सारे ऑर्गन्स में भी टाइम सेट हुआ पड़ा है। ठीक है? तो उसका सर्कल मैंने आप लोगों को दिखाया था कि सभी पर्टिकुलर ऑर्गन्स का टाइम डिसाइडेड है। अकॉर्डिंग टू एंशियंट हम लोगों को यही देखने को मिलता है कि अर्ली मॉर्निंग, फिर मध्याह्न, फिर संध्या बेला में, या फिर रात्रिचर्या के टाइम पर अलग अलग तरीके से फंक्शन करता है। इसी तरीके का मॉडर्न टाइम में भी देखें तो उसके अकॉर्डिंग में टाइम वाइज 2-2 घंटे, 3-3 घंटे हर एक ऑर्गन्स को टाइम दिया जाता है कि वो अपना काम पूरी तरीके से करें, यानी वो पर्टिकुलर टाइम पे वो अपना कार्य करते हैं, उस चीज़ के लिए एक्टिव होते हैं। आज लग रहा है आप लोगों का किस्मत साथ देगा कि नहीं देगा। मुझे वो फाइल नहीं मिल रही है, मैंने पीडीएफ में उसको कन्वर्ट किया हुआ है, अब वो नहीं मुझे मिल रहा है। अगर मैं पीपीटी खोलती हूँ तो उसमें मेरा पेन वर्क नहीं करेगा। मैं रीजॉइन करती हूँ, मुझे बस 2 मिनट और दीजिए। मैम हुआ मैम? सुन रहे हैं आप? जी मैं सुन रही हूँ, जी मैं सुन रही हूँ। अच्छा मैम आ गए क्या? हाँ जी नोरा मैम बोलिए। आप वो लेटिन वर्ड आपने क्या बताए थे, एक बार बता दीजिए, मैं राइट कर लूं। सिर मतलब अप्रॉक्स एंड दिन मतलब डे। जी थैंक यू। ओके, चलो जी, आपकी फ़ाइल मुझे मिल गई है। इस और लेट नहीं करेंगे हम लोग। तो बहुत सही जा रहे हो आप लोगों ने, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। हाँ ठीक है, तो ये बिल्कुल करेक्ट फाइल है। ठीक है, इसी का प्रिंट आउट अगर लेना होगा किसी को आप लोग लीजिएगा। तो कल हम लोगों ने स्टेजेस देख लिया था, साइकिल देख लिया, मेलाटोनिन सिक्रेशन किस प्रकार से कार्य करता है उसको भी देख लिया। ठीक है, और सर्कैडियन रिदम के बारे में भी हम लोगों ने जान लिया। बाकी डाइट की तरफ हम नहीं जाएंगे क्योंकि टॉपिक जो है आपका कौन सा ऑर्गन किस तरीके से कार्य करता है ये वहाँ वर्क करेगा, और हमारे एग्जाम में स्लिप में यहाँ से कोई भी क्वेश्चन नहीं रेज होने वाला है। ठीक है, चलिए, तो आज का टॉपिक है आप सभी के लिए स्लीप डिसऑर्डर। तो हम लोग स्लीप डिसऑर्डर स्टार्ट करते हैं। चलिए, आप मुझे बताइए डिसऑर्डर का मतलब क्या है। एक सेकेंड, बाकी सभी लिखेंगे डिसऑर्डर से आप लोग क्या समझते हैं। आयुषी जी आप बताएंगे अनम्यूट करके, क्या है मतलब, डिसऑर्डर का मतलब क्या है। बताओ, हम लेट हो जाएंगे नहीं तो। चलो मैं करती हूँ, ठीक है। हाँ, नॉट इन ऑर्डर, बिल्कुल सही। सब लोग मैसेज कीजिए कि जो चीज़ ऑर्डर में नहीं है
उसको हम डिसऑर्डर कहते हैं, यानी जो एक सिस्टमेटिक वे से काम नहीं कर रहा है, वो सभी डिसऑर्डर के कंडीशन में आता है। ठीक है, तो स्लीप डिसऑर्डर भी कुछ इस प्रकार का डिसऑर्डर है कि अगर स्लीप साइकिल आपका डिस्टर्ब हो जाता है या फिर आप प्रॉपर नींद नहीं लेते हो, उन सब चीज़ों के बारे में आपने देखा, स्टार्टिंग में हम लोगों ने पढ़ा, बहुत सारे एग्जांपल्स देखे कि स्लीप पूरा ना होने पर कैसा हम फील करते हैं, या हमारा पूरा डेली दिन का रूटीन कैसा बन जाता है, या फिर अगला दिन भी कैसा रहता है, वो सब देख लिया हम लोगों ने कि बहुत सारे डिसएडवांटेज होती हैं। ठीक है, तो एक दिन अगर आपने अपना सर्कैडियम रिदम को फॉलो नहीं किया, ठीक है, तो कोई बात नहीं, एक दिन आपने अपने टाइम टेबल को फॉलो नहीं किया, 2 दिन नहीं किया, 1 हफ्ता नहीं किया तो चलेगा, लेकिन अगर उसको लंबे टाइम तक के लिए हम करते हैं तो हमारी हैबिट बन जाती है, और उस हैबिट की वजह से हमारे ऑर्गन्स को, हमारी बॉडी को नुकसान झेलना पड़ता है। ठीक है, तो वो चीज़ उभर के आती है हमारे सामने डिसऑर्डर के फॉर्म में। ठीक है, यानी स्लीप हो चाहे कुछ भी हो, अगर वो कम है या ज़्यादा है, ठीक है, अगर वो इक्वल नहीं है, कम है या फिर ज़्यादा है, तो दोनों ही कंडीशन में नुकसानदेह होगा। अगर ज़्यादा नींद आती है तो भी घातक है, और कम नींद हमें आती है तो भी नुकसानदेह होती है। तो इसीलिए कोई भी चीज़ होता है, कहते हैं ना, अत्याहार विहारश्च, अधिक आहार, अधिक आराम, अधिक सोना, कुछ भी अधिक या अति या न्यून कम की स्थिति में हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो अभी जब स्लीप हमारा प्रॉपर नहीं होता तो उससे क्रिएट होने वाले जो डिसऑर्डर्स हैं वो हम आज पढ़ेंगे, और हमारे सिलेबस का इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये। ठीक है, तो जितने भी डिसऑर्डर्स हैं उन सबको हम नहीं स्टडी करेंगे। क्यों? क्योंकि पिछले हमने जो भी चीज़ें किया हुआ है वहाँ से आप लोग अपना लॉजिकल माइंड लगाकर उस प्रॉब्लम को वहाँ पे एनालाइज करके एग्ज़ाम में आप अपना ओपिनियन देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया, स्लीप डिसऑर्डर्स आर कंडीशन दैट इम्पेयर योर स्लीप और प्रिवेंट you from getting restful sleep, and as a result can cause daytime sleepiness and other symptoms। ठीक है, कि मतलब स्लीप डिसऑर्डर का कंडीशन वह कंडीशन है जो आपका टाइम टेबल ख़राब कर देता है, और आप क्या फील करते हैं पूरे टाइम, ऐसा लगे कि आपको नींद आ रही है, और दूसरे तरीके के सिम्टम्स भी उभर कर आते हैं, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में बहुत अच्छे से कवर किए हुए हैं। तो इसके देख लेते हैं कुछ सिम्टम्स किस प्रकार से होते हैं। यू रेगुलरली एक्सपीरियंस, मैं अभी आप लोगों से ओपिनियन लेती, बट वी हैव वेरी लेस टाइम, तो मैं बस जस्ट शुरू करती हूँ, कहीं किसी को डाउट होता है तो मुझसे पूछेगा। ठीक है, यू रेगुलरली एक्सपीरियंस डिफ़िकल्टी स्लीपिंग। ठीक है, तो स्लीप डिसऑर्डर क्या है कि हम सोने के वक्त में कुछ डिफ़िकल्टीज फील करते हैं। ठीक है, you are often tired during the day even through those you slept for at least 7 hours the night before। ठीक है, हम कई बार होता है कि पूरा नींद लेते हैं, 7 से 8 घंटे नींद लेने के बावजूद भी हम लोग टायर्ड फील करते हैं ड्यूरिंग डे, मतलब थके हुए फील करते हैं। हम कहते हैं अरे यार नींद तो पूरी की थी हमने, पूरा तो सो रहा हूँ मैं अच्छे से, तो अपना मैंने वीकेंड पूरा किया, पूरे हफ्ते का नींद ले लिया, बट फिर भी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ठीक है, तो वो भी स्लीप डिसऑर्डर के सिम्टम्स हो सकते हैं। 1-2 बार ही होता है तो कोई बात नहीं, लेकिन ये ज़्यादा दिखने लग जाता है ये सारी चीज़ें, तो ये फिर डिजीज़ का कारण बन सकता है, डिसऑर्डर का कारण बन सकता है। यू हैव अ रिड्यूस और इम्पेयर एबिलिटी टू परफॉर्म रेगुलर डे टाइम एक्टिविटी। तो जो आप लोगों ने बोला है वही है बिल्कुल, कि हम अपनी डेली एक्टिविटी को बहुत अच्छे से 100% नहीं दे पाते हैं। अब हम देखते हैं स्लीप के टाइप्स कितने होते हैं, तो हम सारे टाइप्स यहाँ पढ़ने बैठेंगे तो हमारा सिलेबस छूट जाएगा, तो सब नहीं पूछे जाएंगे, जो मेन होते हैं जहाँ से क्वेश्चन रेज होते हैं वो चीज़ हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, देयर आर अप्रोक्सीमेटली 80 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्लीप, मतलब 80 टाइप्स के लगभग, इससे भी ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन 80 मान के चलते हैं हम सभी कि 80 प्रकार के स्लीप डिसऑर्डर्स हैं। उनमें से कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे, वो कुछ इस प्रकार से। इंसोमेनिया, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इंसोमेनिया का मतलब है इंसोमेनिया की अनिद्रा की प्रॉब्लम, जिसमें व्यक्ति को नींद नहीं आती है।
स्लीप अपनिया। स्लीप अपनिया में क्या होता है कि आपके जो थ्रोट वाले मसल्स हैं वहाँ पे वो चीज़, यानी टंग के अंदर वाला जो सॉफ्ट वाला पैलेट है, वहाँ के जो मसल्स हैं वो इतने ज़्यादा रिलैक्स हो जाते हैं ड्यूरिंग स्लीप टाइम कि जो एयर पाइप है वो ब्लॉक हो जाता है। उसके बारे में हम लोग देखेंगे। और ब्लॉक होने की वजह से क्या होता है, व्यक्ति झटके से उठ जाता है। ऐसा सिम्टम भी आप लोगों ने देखा होगा घर में किसी को या रिलेटिव में किसी को, कि वो सो रहे हैं अचानक से उठ के बैठ गया और सांस लेने लगे लंबी लंबी। तो वो कंडीशन जो होता है स्लीप एप्निया का होता है। रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम होता है। इसमें कई बार देखेंगे आप कि जो व्यक्ति है वो सो रहा है लेकिन उसके पैरों में मूवमेंट हो रही है, या उसको एचिंग होगा या स्वेलिंग हो जाएगा, चींटियाँ चलने लगेंगी, उसको ऐसा फील होगा, आभास होगा। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा क्रॉनिक लेवल नहीं होता है, ठीक है, लेकिन क्रॉनिक लेवल ये बन सकता है। नार्कोलेप्सी, नार्कोलेप्सी जो होता है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के अंतर्गत आता है। तो नार्कोलोजी जो है हमारे लिए बहुत घातक भी हो सकता है अगर इस पे ध्यान नहीं दिया जाता है, तो इसको भी पढ़ेंगे। पैरासोमनिया सबसे खतरनाक बीमारी है ये। पैरासोमनियाज में हमने देखा था रैम और नॉन रैम में। आप लोग मुझे बताओ कल हमने क्या डिस्कस किया था। नॉन रैम में एक ऐसा सिचुएशन होता है जब हम चिल्लाना शुरू कर देते हैं, सॉरी रैम में, तो उसको क्या बोलते हैं आप लोग बताएंगे? नाइटमेयर। वेरी गुड, ठीक है। और रैम में, सॉरी नॉन रैम में? नाइट टेरर। वेरी गुड, ठीक है। तो ये जो कंडीशन है पैरासोमनिया, सोमनियास के अंतर हम देखते हैं, अंतर्गत आता है, ठीक है। तो इसमें दोनों आएगा। हाँ, ठीक है। तो मतलब पैरासोमनियास के अंदर आपका नाइट टेरर, मेरर दोनों ही हैं, और इसको नॉन रैम और रैम के कंडीशन में भी रख सकते हो, ठीक है। इसको भी हम पढ़ेंगे। एबनॉर्मल स्लीप बिहेवियर डिसऑर्डर, इसमें क्या होता है, व्यक्ति सो तो रहा होता है लेकिन वो अजीब तरीके का बर्ताव करता है। तो पैरासोमनियास के लक्षण में भी ये पाया जाता है, ठीक है। तो अलग से अगर आप नहीं भी पढ़ते हो तो ये जो सब चीज़ों का ग्रुप है, सभी सिम्टम्स का ग्रुप है पैरासोमनियास, ठीक है। उसमें हम अलग अलग तरीके का बिहेव भी दिखाते हैं। तो एबनॉर्मल स्लीप का बिहेवियर का कंडीशन जो होगा आपका लो लेवल का होगा, ठीक है। जैसे रेस्ट लेग सिंड्रोम दिख रहा है तो ये भी आपका बहुत क्रोनिक डिजीज़ के अंतर्गत नहीं आता, लेकिन उन सबको अगर कंबाइन किया जाता है, उन सारे लक्षणों को देखा जाता है तो पैरासोमनियास के अंतर्गत वो सारी हम कंपाइल कर सकते हैं। अभी देखेंगे किस प्रकार से। नाइट टेरर भी इसी के अंतर्गत हम डाल सकते हैं, नाइट मेयर भी, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ पे सारे डिसऑर्डर तो नहीं है, बट इसके बारे में आप लोग अगर टाइम मिलेगा, वैसे मैं सजेस्ट नहीं करूँगी क्योंकि वी हैव वेरी लेस टाइम, तो इतना जितना हमने पढ़ लिया उतना काफ़ी है, बाकी भगवान भरोसे छोड़िएगा, ठीक है। अगर टाइम मिलता है तो इसके बारे में और डिटेल थोड़ा अगर देख सकते हो तो देख लीजिएगा, अदरवाइज जो ऊपर डिस्कस किया गया है उसी के बारे में डिटेल देखेंगे, उतना काफ़ी आप लोगों के लिए। एबनॉर्मल स्लीप बिहेवियर, यानी जितने भी यहाँ पे बताए गए डिसऑर्डर, 80 टाइप के पूरे डिसऑर्डर नहीं यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, कुछ लिमिटेड किया है, ठीक है। ब्रूसेग्ज्म, यानी इसमें दांतों को पीसने की एक्टिविटी होती है, ये चीज़ भी हमने बड़े अच्छे से देखा था। सेंट्रल स्लीप एपनिया, अब एपनिया भी कई टाइप्स के होते हैं, तो 3 टाइप्स के होते हैं। एक आपका होता है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, जिसमें सॉफ्ट पैलेट के साइड का जो मसल्स है अंदर की तरफ, यानी टंग के पीछे वाला जो पोर्शन है वहाँ के मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं। और सेंट्रल स्लीप एपनिया में होता है कि ब्रेन को जो मैसेज देना है रेस्पिरेटरी सिस्टम को वो नहीं दे पाता है, नहीं इंस्ट्रक्ट कर पाता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रेस्ट के मोमेंट में हो जाता है। और रेस्ट का मोमेंट क्या होता है आप सब मुझे बताइए, डीप स्लीप का मोमेंट कौन सा होता है? बताइए कौन सा स्टेज है, ये कौन सा रैम होगा? स्टेज 4। हाँ, N4 N4 होगा। तो N4 के कंडीशन में जब पूरा बॉडी रिलैक्स कर रहा होता है तो ब्रेन के कई फंक्शन भी थोड़ा सा रिलैक्स होने लगते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है, ब्रेन इंस्ट्रक्ट नहीं कर पाता है, ठीक है, मिसकम्युनिकेशन हो जाता है, राइट। क्योंकि आप कुछ भी सेंसरी एंड मोटर ऑर्गन जो नर्व्स काम कर रहे हैं उनको अगर वो सही तरीके से कार्य नहीं करते तो हमें बहुत तरीके के प्रॉब्लम्स झेलने पड़ जाते हैं,
तो N4 यानी नॉन रैम का कंडीशन है ये, ठीक है, इसके अंतर्गत आता है। क्रॉनिक फैटिक सिंड्रोम यानी इसमें आप थके थके से फील करते हो, कुछ भी करो, कितना भी नींद ले लो, तो इसमें बहुत बॉडी ऐसा बहुत परेशान सा और बहुत आलस भरा पड़ा रहता है, ठीक है। सर्कैडियन रिदम स्लीप डिसऑर्डर जो हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है, उसी से रिलेटेड ये डिसऑर्डर होता है। यानी हमारा जो टाइम टेबल होता है, देखिए एक चीज़ और याद हमें रखना है, सबका जो हम लोग पढ़ रहे हैं एक यूनिवर्सल एक चार्ट हमने देख लिया, बना दिया कि ये चीज़ यहीं पे कार्य करता है, बट इसके अलावा कुछ लोगों की हैबिट ऐसी हो जाती है, या उनका जॉब प्रोस्पेक्टर से आप देखिए, या फिर उनका इन्वायरमेंट फैक्टर से देखिए। जैसे हम पहाड़ों पे जाते हैं तो वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल कम होता है, तो जो पहाड़ी लोग होते हैं उनको आप देखेंगे ना, कम ऑक्सीजन में भी सर्वाइव करना सीख जाते हैं। और हम जैसे जो नॉर्थ साइड के या जो निचले वाले स्तर पे रहते हैं उनको ज़्यादा ऑक्सीजन की नीड होती है। ऐसे आप ऑस्ट्रेलिया अफ्रीका चले जाएँ तो वहाँ पे उनके स्किन्स बहुत डार्क होते हैं, रीज़न कि वहाँ का जो इन्वायरमेंट फैक्टर्स हैं वो उनके नेचर ने उनको उस तरीके से सेट कर दिया है। तो सर्कैडियन रिदम भी सब ह्यूमन बीइंग या सब लोगों की तरह अपने अकॉर्डिंग सेट भी हो जाता है, ठीक है। तो अगर वो चीज़ पर्सनल सर्कैडियन रिदम को अगर हम डिस्टर्ब करते हैं तो उससे जो क्रिएट होने वाली डिसऑर्डर्स होती हैं वो सर्कैडियन रिदम स्लीप डिसऑर्डर के अंतर्गत आती है, ठीक है। एक्सेसिव स्लीपनेस यानी ज़्यादा नींद आती है, ठीक है, नार्कोलेप्सी के अंतर्गत ही आएगी ये चीज़, क्योंकि नार्कोलेप्सी में क्या होता है कि कहीं पे भी व्यक्ति को कभी भी नींद आ जाती है, वो व्यक्ति कभी भी सोने को तैयार हो जाता है, सो जाता है, बैठे बैठे सो जाता है, ठीक है। हाइपरसोमिनिया मैम इसमें जैसे बसों में करते हैं जो मतलब सो जाते हैं, बसों मतलब में भी, हाँ कुछ नहीं इतनी है तो तेज तेज हाँ चलती रहती है बस फिर भी सो जाते हैं। बिल्कुल कह सकते हैं आप। क्लासरूम में भी सो जाते हैं, भी कई लोग सो भी रहे होंगे शायद। अच्छा कोई सो रहा है कि नहीं सो रहा है बताएंगे, एक्टिव रहना, ठीक है। चलिए तो इंसोमेनिया, अरे ये रिपीट हो गया शायद, नहीं हुआ, ठीक है। इंसोमेनिया यानी अनिद्रा, इनको भी हम लोग पढ़ेंगे। हाइपर इंसोमेनिया के बारे में भी पढ़ेंगे। नाइट टेरर यानी चिल्लाने का कंडीशन होता है, ठीक है। रैम का कंडीशन है, आप सभी को अच्छे से पता है। नॉन 24 आवर स्लीप वेक डिसऑर्डर यानी व्यक्ति को ये ऐसा डिसऑर्डर होता है कि व्यक्ति को नींद ही नहीं आती, इतना नींद नहीं आती कि वो 24-24 घंटे भी वो जगे रहते हैं, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एप्निया बता दिया मैंने आपको। पैरासोमनिया ये इसको हम पढ़ेंगे जो कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। देखो मैं जहाँ जहाँ इम्पॉर्टेंट लिख रही हूँ ये वाला इम्पॉर्टेंट है, और कहाँ गया, इंसोमेनिया इम्पॉर्टेंट है, नार्कोलेप्सी इम्पॉर्टेंट है, नाइट टेरर मेयर तो आप लोगों को पता चली गया, बाकी सभी उसी के अंतर्गत आ जाती हैं। पीरियोडिक लिम्ब मूवमेंट डिसऑर्डर, ठीक है, इसमें बॉडी मूवमेंट होना शुरू हो जाता है। कई डिसऑर्डर जो होते हैं वो जेनेटिक भी आ जाते हैं, ठीक है। तो डॉक्टर उसको बहुत अच्छे से काउंसलिंग करके उसको डायग्नोस करते हैं, तो वो केस अलग बन जाता है। रैम स्लीप बिहेवियर डिसऑर्डर, ठीक है, यानी रैम के कंडीशन में बिहेवियर प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। रेस्टलेस, ये आप कहीं ना कहीं इसी में देखेंगे पैरासोमनिया में। रेस्टलेस सिंड्रोम, पैरों का मूवमेंट होना। शिफ्ट वर्क डिसऑर्डर, आप भी देखिए ये ज़्यादातर हमें हमारे टाइम पे मिलता है, क्योंकि जिनका शिफ्टिंग का वर्क होता है, जैसे कि हॉस्पिटल में कार्य कर रहे हमारे डॉक्टरों की शिफ्टिंग होती है, राइट। गार्ड भैया लोगों की शिफ्टिंग होती है, राइट। पुलिस वालों की शिफ्टिंग होती है। आर्मी बैकग्राउंड से जो भी होंगे उनकी भी शिफ्टिंग होती है। तो ऐसी चीज़ों में क्या होता है कि उनको इन्वायरमेंट का एक तो झेलना पड़ता है, दूसरा डे नाइट का भी झेलना पड़ता है प्रेशर, तो उसकी वजह से भी बहुत सारे डिसऑर्डर्स क्रिएट हो रहे हैं। हम लोगों को पूरा दिन जगाया जाएगा, हम इतना वीक फील नहीं करेंगे। आप कभी ऑब्जर्व करना, रात को जगने के लिए बोल देंगे तो अगला 2 दिन भी हम पूरा सोने के लिए ले लेंगे। और उनकी सोचो जिनकी नाइट ड्यूटी होती है, उनको तो करना ही पड़ता है, फिर एक पर्टिकुलर टाइम पे होता है
कि महीने महीने तक का होता है कि नाइट शिफ्ट लग गया, फिर महीने महीने का डे शिफ्ट हो गया, तो इसमें क्या होता है उनका जो क्लॉक होता है, बायोलॉजिकल क्लॉक होता है, इस प्रकार से डैमेज और डिस्ट्रॉय हो जाता है कि उसको सुधारना, संभाल पाना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। स्लीप वॉकिंग भी हम लोगों ने देखा था। स्लीप वॉकिंग वही है कि रात को चलना शुरू कर देना। स्लीप रिलेटेड ब्रीदिंग डिसऑर्डर, यानी सोते हुए सांस का ना आना, सांस ना ले पाना। स्लीप रिलेटेड मूवमेंट, ठीक है, यानी सोते हुए मूवमेंट करना बॉडी को, कभी लेफ्ट करवट लेना, कभी राइट करवट लेना, अच्छे से नींद नहीं आना, ठीक है। ये सिचुएशन कब क्रिएट होते हैं, जो एंजाइटी हो रही होती है या फिर ब्रेन बहुत प्रोसेस कर रहा होता है। अभी एग्ज़ाम के टाइम पे आप लोगों को ऐसा फील हो सकता है कि अरे ये चीज़ समझ में नहीं आया, ये कैसे करना है, टाइम कम रह गया, जैसे अभी एडमिट कार्ड आएगा ये चीज़ें सब में देखी जाएगी। तो ये मतलब एग्ज़ाम टाइम पे तो कोई बात नहीं, नॉर्मल है, लेकिन ये परमानेंट हो जाता, हमेशा दिख रहा है आपको, महीने 2 महीने 3 महीने कंटिन्यूसली ऐसी चीज़ें दिख रही है, तो यू शुड गो मेडिकल डिपार्टमेंट और डॉक्टर से आप कंसल्ट कीजिए, आप टाइम लीजिए, उनसे बात कीजिए, ठीक है। स्लीप पैरालिसिस, इसमें क्या होता है, सो तो रहे हैं आप, इतना ज़्यादा हम अच्छे से सो जाते हैं कि बॉडी जो होता है वो फिर एक्टिव ही नहीं हो पाता है, पैरालाइज हो जाता है, ठीक है। चलिए तभी हम देखते हैं कॉज ऑफ स्लीप, व्हाट हैपेंड, कॉज ऑफ स्लीप डिसऑर्डर, इसको भी देख ही लिया, पढ़ लेते हैं बस, ठीक है। फिजिकली सच एज अ अल्सर, यानी जो ये स्लीप डिसऑर्डर होते हैं इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, अगर हम यहाँ पे काउंट करने बैठेंगे टाइम कम पड़ जाएगा। कुछ पॉइंट्स हम लोग यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहे हैं, जैसे स्टमक एक, या कोई बैक पेन हो गया या चोट लग गई, उस वजह से भी क्या होता है कि हमारा स्लीप डिस्टर्ब हो जाता है, अल्सर इत्यादि। मेडिकल सच है एस्थमा, मेडिकल इश्यूज किसी को हो रही है, या हार्ट प्रॉब्लम रिलेटेड कोई डिजीज़ है किसी को, अस्थमैटिक पेशेंट है तो उनको भी स्लीप का प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। डिप्रेशन का केस है, एंजाइटी का केस है, तो उस केस में भी व्यक्ति सही से स्लीप नहीं ले पाता है, तो इस वजह से उनका जो क्लॉक साइकिल है वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाता है। एनवायरमेंटल फैक्टर भी होता है कि कई बार क्या होता है व्यक्ति को वैसा एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता है, सोने का एनवायरनमेंट, ठीक है। तो एनवायरनमेंट भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है हमारी नींद को पूरा करने में, ठीक है। कई लोगों के यहाँ पे मतलब रात इसलिए गॉड ने दिया हुआ है, इतना लंबा टाइम दिया हुआ है, बट हम लोग क्या करते हैं, अभी आप दिल्ली जैसे शहरों में देखेंगे यहाँ पे नाइट तक पार्टी और क्लब में लोग मूव करते हैं, जाते हैं, आते हैं, ठीक है। बहुत डिस्टर्बेंस होती है, जिनका घर ऐसे आसपास में तो उनका तो डीजे वीजे चल रहा है, शादी वगैरह का प्रोग्राम चल रहा है, तो ऐसी जगहों पे जिनका घर होता है तो उनका स्लीप पूरा नहीं हो पाता है, ठीक है। वर्किंग द नाइट शिफ्ट, ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया, दिस वर्क शेड्यूल्स मैस अप बायोलॉजिकल क्लॉक, ठीक है, ये पूरा हमारे बायोलॉजिकल क्लॉक को डिस्टर्ब कर देता है। जो लोग शिफ्ट में काम करते हैं वो 40-50 के बाद वो किसी ना किसी स्लीप डिसऑर्डर के शिकार हो ही जाते हैं, ठीक है जी। मेरे मामा जी हैं, उनका भी ऐसा शिफ्टिंग का वर्क है, तो उनको भी पहले बहुत अच्छे थे, हेल्दी थे, बट जब शिफ्टिंग का प्रोसेस शुरू होता है तो उनको हेल्थ इश्यूज शुरू हो गया, डायबिटीज जैसे केसेस आने लगे, तो इन लोगों को बहुत ज़्यादा खामियाजा भुगतना पड़ता है, और ऐसी कैटेगरी में बहुत सारे लोग आते हैं, मैक्सिमम लोग आते हैं। जेनेटिक जो है उसको तो हम क्योर नहीं कर सकते, बस कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। एक जेनेटिक भी पाया जाता है कि ये तो बाय बर्थ ही है, या फिर दादा परदादा मम्मी पापा के थ्रू ये चीज़ आया हुआ, तो उसको डॉक्टर पूरी तरीके से नहीं ख़त्म कर पाएगा। सिम्टम्स ऑफ स्लीप डिसऑर्डर हम लोग देखते हैं, फॉल एस्लीप व्हाइल ड्राइविंग, ठीक है, ये डिसऑर्डर भी है, ये पैरासोमिनिया का है, उसकी कैटेगरी में आता है। उसमें क्या करता है व्यक्ति ड्राइव करते करते सो जाता है, जैसे आप में से एक साधक ने बताया कि बस में इतना शोर शराबा चल रहा है, पैसेंजर आ रहे हैं जा रहे हैं, फिर भी उसको नींद आ जाती है, ठीक है। थकने की वजह भी हो सकती है, स्ट्रेस लेवल हाई है तो उसकी भी वजह हो सकती है, बाकी डिसऑर्डर का भी सिम्टम हो सकता है कि उसको नींद कब आ गई पता ही चला, मुझे ट्रेन से अगले स्टेशन पे उतरना था, मुझे नींद आ गई और ट्रेन आगे चले गई, ठीक है। तो अगर बार बार रिपीट होता है, ऐसा कंडीशन हो रहा है, बार बार हो, तो वो डिसऑर्डर का सिम्टम है। स्ट्रगल टू स्टे अवेक व्हेन इनएक्टिव सच एज व्हेन वॉचिंग टेलीविजन और रीडिंग, ठीक है, मतलब इसमें क्या होता है कि बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है,
कि अगर हम लोग टेलीविज़न और बुक वगैरह पढ़ रहे हैं तो उसमें भी हम मतलब कई बार होते हैं कि हमें नींद भी आ जाती है, कई बार हमें स्ट्रगल करना पड़ता है नींद से उठने के लिए। हैव डिफ़िकल्टीज पेइंग अटेंशन और कंसंट्रेट एट वर्क, मतलब कंसंट्रेशन में कमी आ जाती है वर्क प्लेस पे, स्कूल्स में, होम में, घर में भी किचन में भी काम करें तो मन नहीं लगता, वहाँ पे हम फोकस नहीं कर पाते क्योंकि माइंड घूम रहा होता है। रीज़न स्लीप अच्छे से नहीं हुआ है परफॉर्मेंस प्रॉब्लम एट वर्क स्कूल, परफॉर्मेंस भी हमारा डाउन होना शुरू हो जाता है वर्क प्लेस पे भी, स्कूल में भी। रिपोर्ट कार्ड देखेंगे डाउन होता जा रहा है, क्या हो गया, फिर पूछा जाता है, पेरेंट्स को बुलाया जाता है, ठीक है। ऑफन गेट टोल्ड बाय अदर्स दैट यू लुक स्लीपी, और बात करने में भी या फिर लोग भी ऐसा बोलते हैं, फेस भी देख के कई बार बोलते हैं कि आप बड़े स्लीपी लग रहे हो, या फिर हम किसी से बात कर रहे होते तो उस टाइम स्लीपी स्लीपी सा फील करेंगे, बहुत स्लो बोलना शुरू करेंगे, है ना, कैसा कुछ सोच सोच के बोल रहे हैं। इट मीन्स कि ब्रेन बहुत एक्टिव नहीं है, और ब्रेन एक्टिव ना होने का रीज़न हम क्या दे सकते हैं, कौन सा वेव्स मूव कर रहा है वहाँ पर बताएंगे। दिन में कौन सा करना चाहिए, सबके ब्रेन में कौन सा वेव्स होना चाहिए, बेटा होना चाहिए, बेटा waves? बेटा। बेटा, बिल्कुल। इतना टाइम लगता है क्या, सो रहे हो क्या आप लोग? आज मैं इंटरेक्टिव सेशन नहीं बनाऊंगी, आज मैं ही बोलूँगी, ठीक है। बीटा वेव्स का मूव करना चाहिए बट नहीं कर पा रहा है, अल्फा या थीटा की कंडीशन में हम चले जा रहे हैं ड्यू टू डिसऑर्डर। हैव स्लो रिस्पॉन्सेज, बहुत स्लो रिस्पॉन्स होता है मेरे बच्चे में, लेकिन उनका स्पेशल कंडीशन है। कई बच्चे होते हैं स्लो लर्नर होते हैं, तो वो उनका कंडीशन यहाँ एग्जाम्पल नहीं फिट बैठता है। बाकी नेचुरल जो उनका हैबिट था उससे वो अलग रिस्पॉन्स कर रहे हैं, कुछ भी आप बोल रहे हैं हाँ क्या, कुछ इस टाइप का, ठीक है। हैव डिफ़िकल्टीज कंट्रोल योर इमोशंस, ऐसे लोग जो होते हैं जिनका स्लीप डिस्टर्ब होता है वो बहुत ही इमोशनली वीक हो जाते हैं, ठीक है। व्हाट इज इंसोमिनिया, इंसोमिनिया क्या चीज़ है, इसके बारे में पढ़ते हैं। बहुत ही कॉमन बीमारी है, अक्सर पाई जाती है ये। इसमें क्या होता है, नींद नहीं आती है लोगों को, और आज के टाइम पर मॉडर्न टाइम में बहुत से लोगों के अंदर ये केसेस हैं। स्पेशल चिल्ड्रंस में भी मैंने ये केसेस बहुत देखे हैं, उन बच्चों को नींद नहीं आती तो डॉक्टर उनको नींद की दवाइयाँ देते हैं। ऐसे जो ऑफिस वर्कर्स हैं, वर्कलोड इतना ज़्यादा, उनको नींद नहीं आती, उनको प्रेशर ब्रेन में इतना ज़्यादा दे दिया गया है कि उनको अनिद्रा की शिकायत हो जाती है, ठीक है। तो आप लोगों को एग्ज़ाम टाइम आ रहा है, ठीक है, लेकिन टेंशन नहीं लेना है, एंजाइटी नहीं क्रिएट करनी है। अपना ग्रुप बनाइए, फ्रेंड सर्कल में आप डिस्कशन कीजिए जहाँ पे जो भी डाउट्स होते हैं, तो इंसोमिनिया का कंडीशन नहीं क्रिएट होगा, ठीक है। शेयर कीजिए अपनी बातों को। Insomnia is a sleep disorder where people have difficulties falling or staying asleep. People with insomnia have one or more of the following symptoms. उनके symptoms क्या होते हैं हम लोग देख, difficult falling asleep, यानी उनको difficulties आती हैं सोने में, waking up often during the night and having trouble going back to sleep, ठीक है। यानी वो रात को वो चलना फिरना भी शुरू कर देते हैं, ड्यू रीज़न क्या है इसके पीछे, उनको नींद नहीं आ रही, ठीक है। वॉकिंग अप टू अर्ली इन द मॉर्निंग, ऐसे लोग क्या होते हैं ना, वो जल्दी मतलब लेट सोते हैं क्योंकि रात को नींद नहीं आए, तो सुबह जल्दी भी उठ के बैठ जाते हैं। अब इसमें क्या होते हैं, आपके पूरे साइकिल जो होने चाहिए थे 5 राउंड वो नहीं हो पाते, राइट। अब जब ये पूरे नहीं हो पाते तो क्या होता है, बॉडी पूरा अच्छे से अंदर इंटरनल फंक्शन को अच्छा नहीं कर पाता है, और सारे हमारे ऑर्गन्स को टाइम नहीं मिल पाता है, क्योंकि जब हम सो रहे होते हैं तो बॉडी का इंटरनल वर्क चल रहा होता है। सारे वो ऑर्गन्स का चार्ट दिखाया था, उनमें से कुछ ऑर्गन्स रात को काम करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा लीवर, ठीक है। तो उन सबको प्रॉपर टाइम नहीं मिल पाता और हम उठ जाते हैं। जब हम उठ जाते तो हमारी इंद्रियां एक्सट्रोवर्ट हो जाती है, बाहर की तरफ हो जाती है हमारा, फिर ध्यान और ब्रेन जो होता है अपने बॉडी गार्ड को बाहर की तरफ मूव कर देते हैं, ठीक है। हैविंग अनफ्रेशिंग स्लीप, ठीक है, वो फ्रेश फील नहीं करते हैं। हैविंग एटलीस्ट 1 डे टाइम प्रॉब्लम सच एज अ फटीग्स, आलसपन बना है, स्लीपीनेस और सोए सोए से लगेंगे, प्रॉब्लम्स विद मूड, ठीक है, यानी उनका मूड जो होता है स्विंग करता है,
कंसंट्रेशन, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, एक्सीडेंट एट वर्क और वाइल ड्राइविंग। फिर से पैरासोमिनिया का सिम्टम्स हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि जब आपकी अच्छी नींद पूरी नहीं होगी, वही सारी बातें रिपीट हो रही हैं, है ना। एक्सीडेंट होने की भी चांसेस हो जाते हैं, आप कहीं पे भी खोए खोए से हैं टकरा गए जाके। ड्यू टू पुअर स्लीप, ये सारा चीज जो होता है बेकार स्लीप की वजह से होता है। ठीक है, कॉज देख लेते हैं हम लोग। यहाँ देखिए आपको चार्ट पेपर में मैंने दिया हुआ है डिफिकल्टीज, ये जो मैंने एक्सप्लेन किया वो सारी चीज़ें ये डाइजेस्टिव प्रॉब्लम होने की वजह से भी नींद नहीं आती, टेंशन, हेडेक, ये सब आप लोग देख लेंगे। बाकी कॉज देखिए, मेडिकल कंडीशन, इसका कारण ये है इंसोमेनिया का कि अगर आपको इस चीज़ का दिक्कत, स्लीप एपनिया का दिक्कत हो रहा है, यानी मसल्स बहुत ज़्यादा रिलैक्स होने का कंडीशन है, तो वो भी अनिद्रा का कारण बन सकता है। ब्रेक द सर्काडियम रिदम, द बॉडीज बायोलॉजिकल क्लॉक, यानी हम सर्काडियम रिदम को टाइम नहीं दे रहे, उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो उसका भी रीज़न है कि हमें इंसोमेनिया हो सकता है। वैसे ये जो चीज़ आप देखेंगे ना, अल्टीमेटली हर एक डिसऑर्डर को लीड कर रहा है, ठीक है। मेंटल और इमोशनल डिस्टर्बेंस, जब व्यक्ति, अभी मैंने बताया ऑफिस वर्कर्स को, कॉर्पोरेट सेक्टर में ज़्यादातर लोगों को देखा जाता है, जो लोग वकील है, जो मेंटल वर्क ज़्यादा करते हैं, उनके प्रोफेशनल ही मेंटल चीज़ों को लेकर है, मेंटल वर्क को लेकर, तो उन लोगों को इन सब चीज़ों को होने का लाजमी है, उन लोगों को ये चीज़ होगा ही होगा, इंसोमेनिया। सर्टन मेडिकेशन, यानी सॉरी, कोई क्रॉनिक चीज़ से रिलेटेड कोई मेडिकेशन यानी मेडिसिन लेते हैं, तो उसकी वजह से भी अनिद्रा की बीमारियां का चांसेस बन सकता है और फिर ये क्रोनिक में तब्दील हो सकता है। कैफीन वगैरह भी जो लेते हैं, ड्रग्स या एडिक्टेड हैं, उनको भी इस चीज़ का सामना करना पड़ता है, अनिद्रा का। ठीक है, तो यहाँ पे बड़े डायग्राम में भी है, स्ट्रेस है, इरेगुलर स्लीप साइकिल यानी सर्काडियम रिदम, लाइफ स्टाइल पुअर है, हम सबका है। आप सभी मैसेज कीजिए मुझे, वीकेंड्स पे कौन कौन है जो मंडे टू फ्राइडे तक का रूटीन बिल्कुल सेम एज यूजुअल फॉलो करते हैं, वीकेंड्स पे भी मैसेज कीजिए। मी करो, मुझे लग रहा है सो रहे हो आप लोग, नहीं हो पाता, ठीक है। हाँ, कभी हम लोग भी, मैं भी कर लेती हूँ ऐसा कि अभी संडे है, सैटरडे है, अब या थोड़ा सा आज लेट उठेंगे हम, ठीक है, तो ऐसा होता है, ठीक है। तो लाइफ स्टाइल, ये तो कोई बात नहीं, कभी कभी का चलता है, बट आप देखेंगे जो योग के प्रोफेशन में नहीं है, जो बाकी और सब लोग हैं, मैं फॉर एग्जांपल देती हूँ, वन ऑफ द माय फ्रेंड शीतल, वो ऑफिस वर्कर है, उनका टाइम टेबल क्या आप देखिए, सुबह 8:30 बजे से, मतलब 8:30 बजे ऑफिस पहुंचना है, इट मीन्स कि उनको 7 बजे पहुंच जाना है ऑफिस, सुबह 7 से शाम 5-6 बजे तक उनका ऑफिस वर्क होता है, ठीक है। तो डेली का उनका यही है कि ऑफिस में वो काम करें, अब उनके पास पूरा दिन देखने का या कुछ और कार्य करने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिलता है, तो उनके पास बचा क्या, एक शाम का टाइम बचा और एक रात का टाइम बचा। अब रात को तो लोग होते नहीं हैं, रात को तो बस अपना पर्सनल करना होता है, तो इसमें क्या होता है, उनकी लाइफ स्टाइल भी कुछ उसी प्रकार से हो जाता है। पूरे टाइम वो लाइट के अंदर बैठे हुए हैं, उन्होंने सनलाइट नहीं देखा, सनसेट नहीं देखा, नेचर में नहीं घूम पा रहे हैं, क्यों, क्योंकि उनका वर्कलोड इतना ज़्यादा है। ऑफिसेज में 8-8, 12-12, 15-15 घंटे, 18-18 घंटे काम लोग कर रहे हैं, उसकी वजह से उनको हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं। और आज के टाइम पे क्या हो रहा है कि अचानक से कभी किसी को बोलते हैं अरे इसको हार्ट अटैक आ गया, उसकी बीपी आई होगी, छोटे छोटे बच्चों में भी हम देखते हैं बिकॉज ऑफ बैड लाइफ स्टाइल कि उनकी बीपी इश्यूज आ रहे हैं। आप देखेंगे लाइफ स्टाइल की वजह से चश्मा चढ़ गए बच्चों को, डार्क सर्कल्स आ रहे, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हो रहे। आप देखेंगे यहाँ पे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, यहाँ मैं डायग्राम में दिखाना चाह रही हूँ, लोअर परफॉर्मेंस, स्लो रिएक्शन टाइम, रिस्क ऑफ डिप्रेशन, रिस्क ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर, हाई ब्लड प्रेशर, ऑर्गन को कैसा ये इफ़ेक्ट करता है, हार्ट डिजीज़, रिस्क ऑफ डायबिटीज़, ये सारी कहीं ना कहीं सारी चीज़ें एक दूसरे को लिंक करती हैं, ठीक है। अगर आप स्लीप प्रॉपर लेते हैं तो पूरे एनर्जाइज रहेंगे, पूरी एनर्जी के साथ रहेंगे।
और स्लीप भी कैसे कंट्रोल होगा? लाइफ स्टाइल से। डेफिनेटली आपका लाइफ स्टाइल सुधर जाएगा तो सब सुधर जाएगा, कि समय पे सोना है, समय पे जागना है, समय पे कार्य करना है, सब चीज़ करने की ज़रूरत है, सब कुछ करिए लेकिन टाइम से। मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर ये कहीं पे भी आ सकता है, हम नहीं रोक सकते हैं। वही चीज़ है, यहाँ पे एक बात आती है कि अगर कोई कुछ देना चाहते हैं, तो अगर आप नहीं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप नहीं लेना चाहोगे तो आपको दे नहीं सकता। ऐसे किसी कोई भी आपको टेंशन देना चाहता है, कुछ और प्रेशर देना चाहते हैं, जब तक आपकी इच्छा नहीं होगी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इसलिए मेंटल कंडीशन को आपसे बेटर कोई नहीं समझ सकता है। फिजिकल पेन भी कभी भी क्रिएट हो सकता है लंबे टाइम तक के लिए। हम लोग स्टडी भी इसलिए कहते हैं कि हर 45 मिनट्स पे आप घूम के आ जाइए, क्योंकि अब एग्ज़ाम टाइम भी आ गया है, तो अपने आप को थोड़ा सा टाइम दीजिए, या बैठे बैठे आप थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कर लीजिए, हैंड मूवमेंट, लेग मूवमेंट, नेक मूवमेंट, लोअर बैक मूवमेंट कीजिए। नहीं तो क्या होगा, फिजिकल पेन की वजह से या तो आप सोने गए तो सोते ही रह जाओगे, या फिर आप सो ही नहीं पाओगे। कई ऐसी दिक्कत, लास्ट बैच में भी 2-3 हमारे साथी ऐसे थे, उनको टेंशन इतना ज़्यादा बढ़ गया था उस चीज़ की, एंजाइटी, उनको नींद ही नहीं आ रही, रात रात तक नींद ही नहीं आती थी। ठीक है, अब जो मेडिसिन भी लेते हैं वो हम लोगों ने देख लिया, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर का कंडीशन भी देखा जाता है इंसोमेनिया में। जो इंटेलेक्चुअल डिसेबल चिल्ड्रंस होते हैं उनमें भी ये चीज़ें पाई जाती हैं। एज फैक्टर भी मैटर करता है। ठीक है, अदर स्लीप डिसऑर्डर्स भी हैं, और प्रेगनेंसी के टाइम पे भी बहुत हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से माइंड तो चेंज होते ही होता है, साथ में हमारा स्लीप भी डिस्टर्ब होता है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो ये इंसोमनिया हो गया। हाउ टू रिड्यूस इंसोमनिया, आप क्या कर सकते हैं इसके लिए? आप अपना भी ब्रेन इसमें लगाइएगा, माइंड लगाइएगा। ठीक है, इसमें क्या करना है, आपको 7 से 8 घंटा तो सोना ही सोना है। ठीक है, 7 to 8 करना है। यहाँ पे डायग्राम में 8 to 10 कर दिया है कि मतलब जब हम सोते हैं ना, तो सोने के बाद उठते हैं तो माइंड बहुत अच्छा फील होता है, अच्छा लोग फील करते हैं। बट ये तो अनिद्रा का सिचुएशन, आप तो सो ही नहीं पाओगे। तो सो नहीं पाएंगे तो हम क्या करेंगे, अपना एक्सरसाइज बढ़ा देंगे। एक्सरसाइज क्यों बढ़ा देंगे हम, बताएंगे मुझे? एक्सरसाइज बढ़ा देंगे तो क्या होगा निद्रा वाले पेशेंट के साथ? कौन सा थकावट सिस्टम आएगी। एक्टिव वो हो थक जाएगा? जाएगा, हाँ, थक उसकी जाएगा। थकान क्यों थक होगी। जाएगा? कि एक्सेस वर्कआउट करेगा, कैलोरी बर्न हो। तो कौन सा सिस्टम काम करेगा यहाँ पर? पैरासिम्पैथेटिक या सिंपैथेटिक? सिंपैथेटिक। अच्छा, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमें वो एक्सरसाइज देना है, हमें योगियों के लिए जानना ज़रूरी है। वो एक्सरसाइज आप दीजिए जिसकी वजह से सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव रहे या एक्टिव हो जाए। ठीक है, तो इससे क्या होगा, उनको नींद आएगी। तो इसलिए योगा में भी आप देखेंगे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि तक नहीं जाना हम लोगों को। अगर हम इसको अच्छे से फॉलो करते, यानी इनको आसनास का सेट, एडवांस लेवल का आसनास का सेट दे देंगे, है ना, मेडिटेशन वगैरह भी कराएंगे, लेकिन उनको थकाने के बाद तो उनको बहुत अच्छी नींद आएगी। ठीक है, इसमें बहुत अच्छा आप लोगों का प्रोटोकॉल तैयार हो सकता है। तो इस तरीके से आप डायग्नोज करके इंसोमेनिया पेशेंट को बहुत ठीक कर सकते हैं, जो कि हमारा मेडिकल भी नहीं उनको ट्रीट कर पा रहा है, क्योंकि वो क्या करते हैं, मेडिसिन खाओ भैया, ये लीजिए, नींद की दवाई खाइए, फिर उसका अलग जगह पे इम्पैक्ट पड़ता है। अभी हमने नींद का दवाई लिया, फिर हमारा किडनी फेल हो गया, फिर उसकी दवाई खाएंगे, फिर हार्ट वीक हो गया, लीवर वीक हो गया, सब दवाइयाँ खाते जाओ, पूरा हमारा बॉडी दवाई का घर बन जाता है। डॉक्टर भी रेकमेंड करते हैं कि आप एक्सरसाइज कीजिए, वर्कआउट कीजिए, योगा कीजिए। लिमिट द यूज ऑफ एनर्जी बूस्ट ड्यूरिंग, आप देखो सोने से पहले क्या है कि हम एनर्जी बूस्ट लेते हैं, कॉफ़ी, चाय या कुछ और। ठीक है, तो ये सब हमें सोने के कम से कम 6 से 7 घंटे पहले नहीं लेना है। ठीक है, मना कर दीजिए। अच्छा, होम्योपैथी में भी है। ठीक है, अवॉइड इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को भी अवॉइड करना है। हम लोगों ने देखा किस प्रकार से जब लाइट हमारा आँख देखता है, ब्रेन को मैसेज जाता है, वो क्या करता है, मेलाटोनिन को सीक्रेट नहीं होने देता या कम सीक्रेशन होता है। तो आप जितना दूर रह सकते हैं दूर रहिए। आप कीप अ रेगुलर स्लीप साइकिल, सर्काडियन बायोलॉजिकल क्लॉक को आप जो है
आपको ठीक करना है जो आपका नेचर कहता है, उसके अकॉर्डिंग आप सेट कीजिए, जिसमें आप कंफर्टेबल है सेट कीजिए, लेकिन रेगुलरिटी रखिए। क्या रखना है बताएंगे आप सभी? रेगुलरिटी। रेगुलरिटी। अगर आप 12 बजे सोते हो तो सो, आप 6 बजे उठते हो तो उठो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डेली करना है आपको, ठीक है। बट कोशिश कीजिए, क्योंकि हमने देखा फैक्टर कि जो हमारा बॉडी ऑर्गन्स हैं वो टाइम के अकॉर्डिंग कार्य करता है। हम अपने दिमाग को गोली देख के 12 बजे सुला तो रहे हैं, लेकिन मेलाटोनिन सिक्रेशन 9 बजे शुरू हो जाती है, ठीक है। तो वो प्रॉपर बॉडी को नहीं नरिश कर पाएगा, तो बॉडी में खामियां तो आएंगी, उसको आप नहीं रोक पाओगे। लेकिन आपका अगर ये साइकिल ख़राब हो गया, आपका मेरेडियन क्लॉक ख़राब हो गया, तो कुछ नहीं कर पाओगे। तो जितनी पॉसिबिलिटी बनती है आप अच्छी चीज़ों को फॉलो कीजिए, नहीं बनता है ऐसा बहुत कंडीशन आज के समय, मैं खुद नहीं फॉलो कर सकती, बड़े बड़े विद्वान भी नहीं कर पाते हैं कई बार, बट यू शुड ट्राई, ठीक है। हम जो पढ़ रहे हैं उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना सीखना है। यहाँ पे आप लोग डायग्राम देखेंगे, वही चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं। मतलब एक टाइम फिक्स कीजिए, बेड टाइम अपना फिक्स कीजिए, आपको 6 बजे 7 बजे अपना डिनर ले लेना है, आपको सुबह जल्दी उठना है, 3 बजे उठना है, 4 बजे उठना है, आप अपना टाइम टेबल बनाइए अपने अकॉर्डिंग जो आपको कंफर्टेबल लगता है, ठीक है। और आपका रूम इस तरीके से होना चाहिए, डार्क होना चाहिए, रात को लाइट बंद करके आप सोइए, तो इससे मेलाटोनिन अच्छे से सीक्रेट होगा। व्हाट इज स्लीप अपनिया? अब हम लोग देखते हैं अपनिया क्या है। अपनिया, स्लीप अपनिया इज अ पोटेंशियली सीरियस स्लीप डिसऑर्डर that occurs when person's breathing is interrupted during sleep. Interruption हो जाता है, यानी सांस नहीं आता है during sleep. People with untreated sleep apnea stop breathing repeatedly during their sleep. ठीक है, इससे क्या होता है, जब हम बार बार डिस्टर्ब होते हैं, उठ के बैठ जाते हैं या खांसने लग जाते हैं या सांस लेने लग जाते हैं, तो क्या होता है, हमारा जो साइकिल चल रहा है वो डिस्टर्ब होता है, ठीक है। अब यही साइकिल डिस्टर्ब होने की वजह से ही हमको बहुत सारी डिजीज हो जाती है, क्योंकि हम साइकिल पूरा नहीं कर पा रहे हैं, बीच बीच में हम सो जा रहे हैं, उठ जा रहे हैं। जैसे मेरी नींद है, मुझे कोई भी उठाए कभी, मैं फटाक से उठ जाती हूँ, तो इट मीन्स कि मैं डीप स्लीप नहीं जा रही हूँ, शायद ये हो सकता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं इतना फिजिकली वो थक जाते हैं, जिनका फिजिकल वर्क होता है, फील्ड वर्क होता है, वो फटाक से डेल्टा में चले जाते हैं। डेल्टा का क्या सिम्टम है आप सबको पता है, राइट? फटाक से डेल्टा में चले जाते हैं, यानी उनका अल्फा थीटा वो बहुत शॉर्ट टाइम का होगा, कुछ शायद सेकंड का ही हो, तो डेल्टा में फटाक से चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनका ब्रेन इतना, बॉडी इतना थका हुआ है कि वो गहरी निद्रा में पहुंच जाते हैं, फिर उनको आप उठा के दिखाओ बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। तो स्लीप एपनिया में क्या होता है, आपका स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होता है। देयर आर टू टाइप नहीं, देयर आर 3 टाइप। माफ़ कीजिए, मेरा गला बहुत ओके नहीं है। यहाँ पे 3 तरीके के स्लीप एपनिया मिलता है हम लोगों को। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, आज हम लोग 8:30 बजे तक अगर खिंच जाता है तो प्लीज़ थोड़ा सा मेरा साथ दीजिए। मैं जल्दी करूँगी, बहुत ज़्यादा मैं नहीं स्ट्रेच करूँगी इसको, ज़रूरी आप लोगों का आज खत्म हो जाएगा तो बाकी टेंशन थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप ये होता है आपका, जब आप एक सेकेंड डायग्राम में दिखाती हूँ, इसी में दिखाती हूँ। आप राइट हैंड साइड देख रहे हैं डायग्राम, जब यहाँ पे लेफ्ट साइड को देखिए। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया में क्या होता है कि आप मतलब सो रहे हैं आप, ठीक है, डीप स्लीप में आप चले गए, जिस भी स्लीप में आप, तो इसमें क्या होता है कि एयर जो होता है वो पास हो रहा होता है, ठीक है, क्योंकि हम तो सो रहे हैं लेकिन माइंड फिर भी काम कर रहा होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम फिर भी कार्य कर रहा होता है, किडनी फिर भी काम कर रही होती है, लीवर फिर भी काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आप ब्लू देख रहे हैं, हल्का सा ग्रीनिश है, हवा जो है अंदर पास हो रहा होता है, ठीक है, यानी फूड पाइप पीछे की तरफ होता है और विंड पाइप ऊपर की तरफ होता है। तो यहाँ पे कोई भी, ये नॉर्मल कंडीशन है, जो स्वस्थ व्यक्ति होगा, जिसको स्लीप एपनिया का प्रॉब्लम नहीं है, उसका जो एयर है वो अच्छे से मूव कर रहा है।
लेकिन अगर स्लीप का कंडीशन क्रिएट हो जाता है अपनी यहाँ का, तो यहाँ का क्या होता है, ये जो मसल्स हैं ये इतना ज़्यादा रिलैक्स हो जाते हैं स्लीप की कंडीशन में। हम लोगों ने पढ़ा है कि हमारी सारी चीज़ें बहुत रिलैक्स हो जाती है, बीपी रेट डाउन हो जाता है, हार्ट बीट हमारा रेट डाउन हो जाता है, और भी चीज़ें फंक्शन वो बिल्कुल स्लो हो जाते हैं, हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से ये जो मसल्स भी हैं ये भी इतना ज़्यादा लूज और रिलैक्स हो जाते हैं कि ये एयर पाइप जो है, विंड पाइप बोलते हैं हम इसको, ये ब्लॉक हो जाता है, बंद हो जाता है, ठीक है। अब जब ये बंद हो जाता है तो क्या होता है, एयर अंदर नहीं गया और फिर अंदर से ब्रेन को मैसेज गया कि अरे भैया हवा तो आई नहीं अंदर। अब हवा अंदर नहीं है तो हार्ट भी नहीं काम करेगा, कुछ भी काम नहीं करेगा, क्योंकि उनको ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन ही आगे लीड कर रहा है। तो ब्रेन को मैसेज आता है और ब्रेन क्या करता है, आँख खोल देता है, वो बंदा फटाक से उठ के बैठ जाता है, फिर खांसने लगता है, ठीक है। तो ये कंडीशन जो है स्लीप एपनिया का, और ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है, इसमें व्यक्ति की जान भी जा सकती है अगर वो व्यक्ति नहीं उठा तो। बप्पी लहरी died because of obstructive sleep यस, apnea. राइट, बप्पी लहरी, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया आपने। उनके स्टडी में देखा यही कंडीशन इनके साथ हुआ, ठीक है। अभी हमारा जो मेडिकल साइंस है बहुत डेवलप कर लिया है, उसकी वजह से बहुत, अगर पता है, जागरूक है, अगर उनको सिम्टम सही समय पे पता चल जाता है तो वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो बच सकते हैं, बच जाते हैं, ठीक है। लेकिन योग के थ्रू भी हमें इस चीज़ को क्योर करना आना चाहिए, या फिर हमें इसमें भी हेल्प करना चाहिए, ठीक है। अब योग के थ्रू कैसे होगा ये आप लोग सोचिए, ठीक है। बहुत सारे हैं टेक्निक, कितने सारे प्राणायाम्स हैं, राइट, और वर्कआउट्स हैं, एक्सरसाइज हैं, सेंट्रल अभी हम देखते हैं। और दूसरा जो है सेंट्रल में, सिंपल यहाँ बता रही हूँ, दूसरा होता है कि इसमें सेंट्रल स्लीप एपनिया इनके नाम में ही छिपा हुआ है, यानी जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो जो है वो कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं कर पाते हैं, ठीक है। उनका मैसेज, या तो रेस्पिरेशन का मैसेज ब्रेन तक नहीं पहुंच पाता है, या ब्रेन का मैसेज जो होता है रेस्पिरेशन सिस्टम तक नहीं पहुंच पाता है, यानी यहाँ पे कम्युनिकेशन गैप हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये मतलब सांस तो ले रहे हैं, ठीक है, हवा गई, लेकिन ब्रेन को मैसेज मिलता है हवा आई नहीं, ठीक है। इसकी वजह से क्या हुआ उसने और फिर इंस्ट्रक्शन नहीं दिया, और इसमें क्या होता है, व्यक्ति अपने आप से उठ जाएगा, वो उसको ऐसा फील होगा अरे मेरा दम घुट रहा था, ठीक है। वो सांस ले रहा है, हम सब बोले अरे आप तो अच्छे खासे सांस ले, लंग्स काम कर रहा है, सब काम कर रहा है, उसको चले नहीं मेरा दम घुट रहा है, मुझे ऐसा फील हुआ, तो ये वाला कंडीशन होता है, ठीक है। यानी उसको मिथ्या धारणा हो जाती है, उसको गलत ज्ञान हो जाता है, ठीक है। तो ये जो कंडीशन है ये यानी मेंटल प्रॉब्लम को भी लीड करता है। ये तो हमारी मसल्स भी रिलैक्स हो गए ज़्यादा उसकी वजह से, लेकिन ये ज़्यादा क्रॉनिक हो सकता है, बहुत खतरनाक हो सकता है ये चीज़, ठीक है। क्योंकि हम तो इसको देख भी नहीं पाएंगे, इसको तो चलो एक्सरे वगैरह करा उससे हमने वो कर लिया, बट इसके लिए हमें EEG करना पड़ेगा, ठीक है। फिर हमें देखना पड़ेगा, स्लीप साइकिल देखना पड़ेगा, EMG देखना पड़ेगा, वो सारा प्रोसेस करके देखना पड़ेगा, क्योंकि इसका सिम्टम जल्दी पकड़ में नहीं आता है। आप लोग यहाँ पे देखिए हुए जो छोटे पिक्चर में देख रहे थे, ये नॉर्मल कंडीशन है, ये ब्लॉक्ड एयरवे है, यहाँ का रास्ता बंद हो जाता है। आप में से किसी ने फील किया ऐसा, एनीवन? कोई साधक है ऐसा, या उन्होंने किसी का देखा हो, आसपास कोई हो ऐसा कभी भी? तो आप कभी अगर नहीं नोटिस किया तो आप लोग अवेयर रहिएगा, अगर ऐसा कोई कुछ दिखता है सिम्टम तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे, उनसे कंसल्ट करेंगे, ठीक है, उनको अपने सिम्टम्स बताएंगे ईमानदारी से, बढ़ा चढ़ा के भी नहीं बताना और कम भी नहीं बताना है, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया मैंने जो छोटा छोटा बताया वही इसमें डिस्क्राइब किया गया है। अभी इसके सिम्टम्स देख लेते हैं हम लोग, ये पढ़ लेते हैं। ब्लॉकेज ऑफ एयरवे यूजुअली व्हेन द सॉफ्ट टिश्यूज इन द बैक ऑफ द, यानी जो सॉफ्ट पैलेट है, ये अपर पैलेट अपना हार्ड पैलेट होता है, अंदर की तरफ जो सॉफ्ट पैलेट है, ठीक है, इस तरफ का जो मसल्स होता है उसका रिलैक्स हो जाना। सॉफ्ट टिश्यूज इन द बैक ऑफ द थ्रोट कोलैप्स ड्यूरिंग स्लीप, यानी वो लूज हो जाते हैं, कोलैप्स हो जाते हैं वहाँ के टिश्यूज। सिम्टम ऑफ OS शॉर्ट फॉर्म में अगर देखा जाए, आप एग्जाम में अगर आता है तो याद कर लीजिएगा, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप अपनिया,
इसमें क्या होगा, सिम्टम्स देखने को मिलता है, डे टाइम स्लीपीनेस, आपको निद्रा जैसी आएगी, आलस जैसा आएगा, रेस्टलेसनेस जैसा होगा ड्यूरिंग स्लीप, गैस्पिंग फॉर वाइल स्लीपिंग एंड ट्रबलिंग कंसंट्रेटिंग। ठीक है, इसमें भी कहीं ना कहीं आप देखेंगे इंसोमेनिया जैसे ही सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो बहुत ही थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है कई बार डायग्नोस करना, तो बहुत ज़्यादा केयरफुली डायग्नोस करने की नीड होती है। तो जो एक्सपर्ट होते हैं वो आराम से डायग्नोस कर लेते हैं, बता देते हैं। ठीक है, आप देखिए इसी कंडीशन में जो होता है, अब ये तो सबने सुना होगा, ये तो कॉमन है, स्नोरिंग का सिचुएशन, यानी खर्राटे लेने की स्थिति। जब लोग खर्राटे लेते हैं तो उसमें क्या होता है, यहाँ के जो टिश्यूज़ हैं वहाँ पे एयर मतलब कम रास्ता है। एक सेकेंड, अगर ये बड़ा होता है स्क्रीन तो नहीं, अभी नहीं होगा। ठीक है, मैं ऐसे दिखा देती हूँ। तो अभी कम हवा अंदर जा रही है। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, खर्राटे की आवाज़ सुनाई देती है आप सभी को। ठीक है, तो जो लोग बहुत खर्राटे लेते हैं तो उनको ये प्रॉब्लम फ्यूचर में बन सकती है, बी केयरफुल। ठीक है, आप खर्राटे का और भी रीज़न हो सकता है, इतना मेंटली प्रेशर होगा, मसल्स तो यहाँ पे लूज हो ही नहीं, प्लस और भी रीजंस हो सकते हैं। ज़्यादा मोटापा भी इसका कारण बन जाता है। अगर गले में ज़्यादा मोटापा मतलब ज़्यादा फैट स्टोर हो जाता है तो उसकी वजह से भी, इसलिए कहते हैं कि हेल्दी रहिए, फिट रहिए, ज़्यादा ओवरवेट मत रखिए, क्योंकि एक्सेस वेट ही कहीं ना कहीं बहुत सारी डिजीज़ को इम्प्रूव करने के लिए या बाहर निकालने के लिए, बढ़ाने के लिए रोल प्ले करती हैं। ठीक है, तो जो उनका फैटी नेक होता है तो उनके अंदर भी ये कंडीशन मिलता है। जो बहुत खर्राटे लेते हैं तो उनको सावधान हो जाना चाहिए। स्लीप एपनिया का ये फुल्ली डायग्राम है कि बिल्कुल ब्लॉक हो गया है और फिर आप झटके से उठते हैं, जिसकी वजह से आपका नींद डिस्टर्ब हो जाता है, आपका नींद पूरा नहीं होता, इसकी वजह से आपको इंसोमेनिया, अनदर टाइप के डिजीज़ क्रिएट होते हैं। सेंट्रल स्लीप एपनिया, ये भी मैंने आपको बता दिया, मतलब ब्रीदिंग पैटर्न ढंग से नहीं हो पाता है। सी, इसका भी शॉर्ट फॉर्म आप लोग याद कर लीजिएगा। द एयर वे इज नॉट ब्लॉक बट द ब्रेन फॉल्स टू टेल द बॉडी टू ब्रीथ। दिस टाइप इज कॉल्ड सेंट्रल एपनिया बिकॉज इट इज रिलेटेड टू फंक्शन ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब देखो, सेंट्रल नर्वस सिस्टम मोटर और सेंसरी के थ्रू ये कार्य करता है। ठीक है, अगर ये डैमेज हो गया, इसीलिए देखो जो स्पाइन से रिलेटेड हम लोग एक्सरसाइज कराते हैं, आपका अगर स्पाइन वो रूट है, अगर स्पाइन हेल्दी है नेक से लेकर टेल बोन तक, तो बहुत सारे आपके न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स नहीं बनेंगे। ठीक है, क्योंकि वो पूरा मैसेज वहीं से लेकर जाता है ब्रेन तक, ब्रेन से फिर पूरी बॉडी में उन्हीं के थ्रू स्प्रेड होते हैं। राइट, तो योग को हमें जोड़ते हुए अपने साइंस को अप्लाई करना है। हम सब एक साथ कार्य करेंगे तभी इन डिजीज से छुटकारा पा सकते। पीपल विद CSA may gasp for air but mostly report recurrent awaking during night। ठीक है, तो इनमें यही चीज़ होता है कि वो उठ जाते हैं और फिर उनको फिर दोबारा कई बार नींद नहीं भी आती, कई बार फिर कुछ पल के बाद वो सो भी जाते हैं। तो ये इनके नाम तो नहीं पूछे जाएंगे आप लोगों से, ठीक है, बट कुछ इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट बनाए गए हैं, हमारे मॉडर्न साइंस ने इन्वेंट करा है, जिसकी वजह से स्लीप एपनिया के जो केसेस हैं वो डायग्नोस किए जाते हैं और उनको क्योर किया भी जाता है। तो ये चीज़ क्या है कि मतलब परमानेंटली क्योरिंग के लिए तो अभी हम योग में भी लगे हुए हैं, बाकी मॉडर्न साइंस भी लगा हुआ है। तो उसके बिहाफ में इन्होंने ये इंस्ट्रूमेंट क्रिएट किया हुआ है कि जिसकी वजह से जो मसल्स वहाँ पे शिथिल हो जाती हैं, रिलैक्स हो जाते हैं टिश्यूज़, उन पर उनको खींच के बाहर की तरफ लाया जाए। ठीक है, अंदर सेट कर देते हैं। और कई बार आप देखोगे ना, कुछ लोग ऐसा मास्क लगा के, जैसे पाइप, विंड पाइप होता है, वो अलग से एक्स्ट्रा प्रेशर के साथ उस इंस्ट्रूमेंट के साथ उनको एक्स्ट्रा एयर दिया जाता है। एक्स्ट्रा एयर से क्या होता है कि अगर अंदर की टिश्यूज़ रिलैक्स पड़ेंगे तो एक्स्ट्रा प्रेशर की वजह से उनको प्रेशर पड़ेगा, जिसकी वजह से वो ज़्यादा लूज़ नहीं हो पाते हैं, उसकी वजह से व्यक्ति पूरा स्लीप ले पाता है। ठीक है, वैसे पूछे नहीं जाएंगे, हम थोड़ा उसमें डीप में चले गए। व्हाट इज़ रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। अब ये एक और हम दूसरा तीसरा ये हम लोगों का है,
तीसरे प्रकार का डिसऑर्डर हम लोग पढ़ रहे हैं। रेस्ट लेग में आप लोग बिल्कुल समझ जाएंगे। यानी इस डिसऑर्डर में क्या होता है कि आपका जो पैर है वो सो जाता है, ठीक है, सो जाएगा या फिर उसमें कुछ ना कुछ एक्टिविटी होने लगती है। पढ़ते हैं हम लोग। रेस्ट लेग सिंड्रोम RLS इज अ स्लीप डिसऑर्डर, ये स्लीप डिसऑर्डर है that causes an intense, often irresistible urge to move the legs. This sensation is brought on by resisting, such as laying down in bed, sitting for prolonged periods, such as while driving or at a theater. राइट तो इस कंडीशन में क्या होता है? ओके ठीक है मैम, आप देखेंगे डायग्राम को देख के ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। इसमें क्या होता है, पैरों में एचिंग सा शुरू हो जाता है, चींटियाँ चलने लग जाती हैं, स्वेलिंग सा होने लगता है, ठीक है, अलग अलग चीज़ें आप फील करना शुरू कर देते हैं। कई लोग आप देखेंगे रात को वो पैरों में मूवमेंट कर रहे होते हैं, पैरों को पीट रहे होते हैं, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं वो स्लीप डिसऑर्डर के शिकार हो रहे हैं। ठीक है जी, इसको हम इतना ही देखते हैं, जो इम्पोर्टेंट है वो आगे आने वाला है, उसको थोड़ा सा हम अच्छे से करेंगे। अब नार्कोलेप्सी के बारे में देखते हैं। हाँ मैम जी। पैर में जो बांटा आता है वो भी इसी का है क्या? इसी से होता है? क्या चीज? मतलब वो पैर की जो नस है ना, नस पे चढ़ जाती है और ऐसे बहुत भयंकर पेन करता है, उसको बांटा बोलते हैं हमारे इधर तो। नहीं, वो स्लीप का नहीं है, वो तो हमारी जब नसें बहुत ज्यादा वीक हो जाती है ना, आप यही बोल रहे हो ना, नस के ऊपर एक नस चढ़ जाती है, पैरों हाँ में जी। ऐठन सा लगता है, अजीब सा मूड सा हो जाता है कि अब तो पैर गया मेरा। हाँ मतलब पैर में बहुत भयंकर पेन होता है और ऐसे मतलब उसको हिला भी नहीं सकते उस टाइम पे। नहीं तो वो नसों जनरल, के हाँ नसों के वीकनेस की वजह से, मसल्स के वीकनेस की वजह से, ठीक है। डॉक्टर मवा जी आप कुछ बोल रहे थे? यस। मैम वो हमारा जो इलेक्ट्रॉल डेफिशिएंसी होता है ना, जब भी कभी बॉडी में जैसे सोडियम पोटेशियम हमारा जो हाँ, काम राइट। करता रहता है, उसकी वजह से उसका जब कोई भी एक चीज का डेफिशिएंसी हो जाता है तब ऐसे वो क्रैम्प्स आते हैं, जिसको हम हाँ। क्रैम्प्स बोलते हैं। बिल्कुल, आप कह सकते हैं बात, ठीक है। तो रेस्ट लाइक सिंड्रोम को हमने देख लिया। अच्छा, रेस्ट लाइक सिंड्रोम को फिर इसके सॉल्यूशन में हम इनको क्या कर सकते हैं? हम इनको थेरेपी दे सकते हैं, ठीक है। किस प्रकार की थेरेपी देंगे? इसमें हम मसाजिंग कर सकते हैं, राइट, कोल्ड एंड हॉट वाटर का सिकाई हम दे सकते हैं। इससे क्या होगा, मसें जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होंगी और फिर वो सिकुड़ेंगी और फैलेंगी, तो उसकी वजह से यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन तेज होगा और यहाँ की एक्टिविटी अच्छी हो पाएगी, ठीक है। इस वजह से ये रिलैक्स हो जाएंगे लेग रात में और हम फिर अच्छी नींद ले पाएंगे, ठीक है। और भी चीज़ें हैं, आप फिजियोथेरेपी के पास भी जा सकते हैं, घर पे भी अगर कोई योगा ट्रेनर या खुद भी अच्छे से हम लोग इससे रिलेटेड, प्लस हम वॉकिंग कर सकते हैं, हम कुछ आसनास की प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो उसमें भी रेस्ट लाइक सिंड्रोम को हम लोग क्योर कर सकते हैं उस तरीके से भी, ठीक है। अभी इसमें हमें क्या चीज़ें नहीं लेनी चाहिए, ये तो कॉमन ही बहुत होता है कि आप कैफीन वगैरह कम इस्तेमाल कीजिए। किसी भी टाइप का स्लीप डिसऑर्डर होता है तो उसमें हमें इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब नार्कोलेप्सी देखते हैं। नार्कोलेप्सी भी बहुत ही कॉमन डिजीज़ है और ये अभी बहुत देखने को भी मिलता है। इसमें क्या होता है, व्यक्ति कहीं पे भी सो जाता है, कभी भी सो जाता है बिना बताएं। नार्कोलेप्सी इज़ अ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, ठीक है। अब न्यूरोलॉजिकल आ जाता है तो भैया अब ये सिचुएशन थोड़ा क्रिटिकल जा रहा है, ठीक है, क्योंकि सब चीज़ों को आप कवर कर सकते हो, बट न्यूरो का प्रॉब्लम आती है तो उसमें बहुत हार्ड वर्क लगता है बहुत, और इसका मतलब भी यही है कि आपकी बॉडी अब डैमेज की सिचुएशन में हाई पिच पे है, ठीक है, तो वहाँ तक ना ही पहुँचे तो ही बढ़िया है, ठीक है। इसमें क्या होता है, आपका नींद भी बाधित होता है। कई बार हम लोग क्लासरूम में सो जाते हैं, ऑफिस में सो जाते हैं, यही कंडीशन है कि हम ड्राइव कर रहे होते हैं तो उसमें भी जो जिनको ये डिजीज़ होता है, डिसऑर्डर होता है, वो ड्राइव करते करते सो जाते हैं। तो इस कंडीशन में कहा जाता है कि प्लीज़ अगर ऐसा डिसऑर्डर है, इस टाइप से अगर आप
जूझ रहे हैं तो आप ड्राइव ना करें, या अकेले आप कहीं पे भी ना जाएं, क्योंकि ये घातक हो सकता है। और इसको कैसे क्योर किया जा सकता है, नार्कोलेप्सी को लाइफ स्टाइल को सुधार करके। ठीक है, आप अपना टाइम टेबल बनाइए, सब टाइम से सोना है, टाइम से जगना है, चाहे नींद ना आए, 1-2 महीना चलेगा, फिर आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा देनी है अपनी, मेंटल एक्टिविटी बढ़ा देनी है, मेडिटेशन करेंगे, योग निद्रा करेंगे। ठीक है, और इसमें दवाइयाँ तो मेरे को तो लगता नहीं है कि दवाइयाँ इतना कारगर होती हैं, बट न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है तो ज़्यादा कोई क्रिटिकल सिचुएशन ना हो जाए तो अगर डॉक्टर रेकमेंड करते हैं तो उनकी सलाह से हम दवाइयाँ ले सकते हैं। अदरवाइज़ अपने आप से भी हमने यहाँ पे पढ़ भी लिया या यूट्यूब पे हम देख लेते हैं, तो अपने आप से कोई भी दवाई लेकर नहीं हमें खाना है। ठीक है, डॉक्टर से पहले आप डायग्नोस करवाइए, उसके पश्चात ही इसको कीजिए। अच्छा, नार्कोलेप्सी का आप लोग ये भी ध्यान रख सकते हैं, मैंने स्पेशल बच्चों में भी देखा ये चीज़। इसमें क्या होता है कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में कि जो रेड ब्लड सेल होते हैं उनका एफिशिएंसी जो होता है कम हो जाती है। ठीक है, यानी अगर रेड ब्लड सेल कम है तो उसकी वजह से क्या होगा कि ब्रेन को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होगी, प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होगी तो ब्रेन अच्छे से कार्य नहीं कर पाएगा, यानी हमारा जो न्यूरॉन्स हैं वो अच्छे से एक्टिव नहीं हो पाते। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें भी, ये फैक्टर्स भी इनको लीड करने में सहयोग देते हैं। हम गलत खाना खा रहे हैं, हम सही न्यूट्रिशन नहीं ले रहे, सही डाइट नहीं है हमारी, सही स्लीप नहीं ले रहे हम, तो हमारा ये प्रॉब्लम आना बन जाता है। ठीक है, या किसी को कभी चोट लग गया सर में तो कोई नस दब गया है या स्ट्रोक आ गया है ब्रेन में, किसी भी तरीके से ब्रेन में किसी प्रकार की सूजन है, तो इस कंडीशन में ये सिम्टम्स देखने को मिलेंगे कि वो लोग सो जाएंगे कभी भी कहीं पे भी। चलो, अभी हमारा इम्पोर्टेंट है, ये लास्ट है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पैरासोमनियास। ठीक है, पैरासोमनियास एज अ डिस्ट्रप्टिव स्लीप रिलेटेड डिसऑर्डर, एबनॉर्मल मूवमेंट, टॉक, इमोशंस, यानी इसमें एबनॉर्मल मूवमेंट होता है, यानी एक नॉर्मल मूवमेंट है, दूसरा एबनॉर्मल। एबनॉर्मल मीन्स कि नींद में है व्यक्ति फिर भी वो कुछ ना कुछ कर रहा है, जैसे बातें करना, इमोशंस दिखाना, एक्शन करना, फाइट करना। इमोशंस में आ जाता है बड़ा प्यार आ रहा है मम्मा से, किसी से भी, या बहुत रोने लग जाते हैं। ठीक है, एक्शन में होता है फाइट करने लग गए, या कोई चीज़ उठा के फेंक दिया। हैपन व्हाइल यू आर स्लीपिंग ऑल्दो योर बैड पार्टनर माइट थिंकिंग यू आर अवेक। और जो भी आपके साथ सो रहे हैं, हम सब जॉइंट फैमिलीज में रहते हैं, तो अगर ये सिम्टम्स किसी में दिखता है तो हमें कल मॉर्निंग में अपडेट करते कि आपने ऐसा किया था, राइट। तो लगता क्या है, जो साथ में आपके हैं रूम में जो भी, उनको लगता है कि आप तो सो नहीं रहे हो, आप जग रहे हो, बट ऐसा नहीं होता है। जब वो आपसे पूछते तो आप बोलते अरे नहीं, मैं तो ऐसा कुछ नहीं कर रहा था। स्लीप पैरालिसिस, स्लीप वॉकिंग, स्लीप टेरर, स्लीप टॉकिंग, ये सारी पैरासोमनिया के लक्षण हैं। एग्जाम्पल अगर एग्ज़ाम में आता है तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लेंगे। स्लीप टेरर्स कर लिया हम लोगों ने, स्लीप वॉकिंग कर लिया है। नाइटमेयर डिसऑर्डर, स्लीप रिलेटेड डिसऑर्डर, यानी इस वाला ये जो कंडीशन है आप पढ़ेंगे, अच्छा आगे है भी, ठीक है। इस कंडीशन में रैम का सिचुएशन भी हो सकता है, मिलेगा, नॉन रैम का भी कंडीशन मिलेगा, ठीक है। ईटिंग डिसऑर्डर भी होता है। अब ईटिंग डिसऑर्डर क्यों खतरनाक है? क्योंकि व्यक्ति को पता नहीं होता, उसने फ्रिज खोला या कुछ और खोला, वो सोचे कि ये तो फूड है, खाना है, फ्रूट है, वो कुछ और गलत चीज़ खा गए, जहरीली चीज़ पी गए। तो ये डिसऑर्डर अपने आप में बहुत खतरनाक डिसऑर्डर है। ऐसे व्यक्तियों को अगर वो डायग्नोस में पाए जाते हैं तो उनको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इस पर आप एक मूवी देखेंगे, मून नाइट ऐसे करके, मून लाइट या नाइट करके, नहीं सॉरी मून, आप लोग को टाइम मिलेगा एग्ज़ाम के बाद तो देखना। उसमें
वो व्यक्ति जो है अपने रूम में, मैंने बताया भी था, एग्जांपल दिया था, अपने रूम में वो रेत बिछा के रखता है, टीप लगा के रखता है, वो अकेला रहता है, क्योंकि वो व्यक्ति, बाहरी विदेशों में तो लोग अकेले ही ज़्यादातर रहते हैं, फैमिली, बिग फैमिली नहीं होती लोगों पर ज़्यादा, तो अकेले ही रहता है बंदा। तो क्या करता है, वो टेप उप लगा के आराम से सेट करके अपने पैरों में बेड़ियां बांध के, बड़ा बड़ा मोटा मोटा सकरा बांध के सोता है। उसको थोड़ा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी है, क्योंकि वो जब सोता है तो दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है, लेकिन उसको साथ के साथ ये पैरासोमिनिया का भी डिसऑर्डर है कि वो कहीं पे भी चला जाता है। ठीक है, कभी एग्जाम के बाद टाइम मिलेगा, ये वेब सीरीज है, देखना। ठीक है, जिसको मूवीज में इंटरेस्ट होगा उनके लिए तो अच्छा ही है। ठीक है, स्लीप पैरालिसिस, इस कंडीशन में क्या होता है कि व्यक्ति पैरालाइज की कंडीशन को भी फील करता है। ठीक है, सिम्टम्स तो सबको पता चल गया। अच्छा, इसमें क्या होता है, क्यों ये खतरनाक और है, क्योंकि व्यक्ति, अगर अभी दिल्ली जैसे शहरों में आप देखेंगे कई मंजिला इमारतें होती हैं, व्यक्ति नींद में चल रहा है, गेट खोला, बालकनी में, अगला स्टेप लिया नीचे, या अगला स्टेप लिया सीढ़ियों से नीचे, या अगला स्टेप लिया लिफ्ट में फंस गया, ऑक्सीजन की कमी हुई, मर गया। ठीक है, फ्रिज खोला, नहीं, उसको लगा फ्रिज खोला, कुछ और केमिकल उठा के मुंह में डाल लिया। तो ये सारी कंडीशन की वजह से ये पैरासोमिनिया बहुत ज़्यादा खतरनाक हम कह सकते कंडीशन होता है कि व्यक्ति कैसे ऐसा कर सकता है। ठीक है, कॉजेज इसके बहुत कॉमन है, मैं वो आपको नहीं ऐड कर पाई हूँ, मैं बोल देती हूँ, आप लोग सुन लीजिएगा। इसके बहुत सारे कारण होते हैं, उनमें से कुछ है कि एंजाइटी। ठीक है, एंजाइटी इस चीज़ को लीड करता है, डिप्रेशन लीड करता है, मेडिसिन लीड करते हैं, हैवी डोजेस लेते हैं। मैंने देखा है मेरे बच्चों को हैवी डोज दिए जाते हैं, राइट। ज़्यादा हम लोग नींद के, बड़ा हमें इंसोमिनिया का सिचुएशन है तो हम हैवी डोज लेके सो जाते हैं। ड्रग्स का जो एडिक्शन है, ड्रग्स के बिना रह ही नहीं सकते, तो ऐसे सिचुएशन में भी ये बीमारी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। या जो जिनके वर्क जो होते हैं वो इरेगुलर हैं, यानी शिफ्टिंग में काम करते हैं। अभी एग्जांपल दिया था मैंने कि वो फिक्स रहता ही नहीं उनका, कभी दिन का कभी सुबह का है। इंसोमेनिया के केसेस से भी ये चीज़ आ सकता है। सोने का अभाव, अगर सोने को नहीं मिलता है तो भी ये दिक्कत लीड करेगी, मतलब स्टार्टिंग में नहीं करेगा, स्टार्टिंग में तो और भी सिम्टम्स हैं, लेकिन आगे जाके ये सारा सिचुएशन इस क्रोनिक डिजीज़ में कन्वर्ट हो सकता है। पार्किंसन डिजीज़ का भी कारण बन सकता है। पार्किंसन में क्या होता है, बॉडी शेक करना शुरू कर देता है, बॉडी का कोई पार्ट, पर्टिकुलर पार्ट जो होते हैं मूवमेंट होने लगते हैं उसमें। आप सोच रहे हैं अरे नहीं मेरा हाथ, आपने कॉफ़ी कप लिया, वो हिलना शुरू कर देता है, राइट। तो ये सारी चीज़ें इनको लीड करता है। अब ट्रीटमेंट के लिए जो मेडिकल साइंस है वो क्या करता है, इनको मेडिसिन्स भी देते हैं सोने के लिए, मेलाटोनिन दे देंगे, मेलाटोनिन नामक हार्मोन्स के डोज वो दे देंगे, तैयार कर देंगे। या फिर हम और क्या करते हैं, मेडिकल साइंस में और भी तरीके की दवाइयाँ हैं वो देते हैं खाने के लिए, ताकि व्यक्ति ऐसा सो जाए कि वो घर से बाहर ना जाए या घूमने फिरने ना लग जाए। ठीक है, इस तरीके से ट्रीटमेंट मॉडर्न मेडिसिन देता है। ठीक है, कई तरह के वैसे पूछा नहीं जाएगा मेडिसिन के बारे में, तो आप नहीं भी जानो कोई दिक्कत नहीं है। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी भी दी जाती है ऐसे लोगों को। पैरासोमिनिया के जो पेशेंट होते हैं उनको डिफरेंट टाइप की थेरेपी भी दे सकते हैं, उसमें से योगा थेरेपी भी बहुत काम करता है। ठीक है, तो हमें सारी चीज़ों को योगा के प्रोस्पेक्टस से सोचना है। ठीक है, और साइकोलॉजिकल थेरेपी भी हम दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा काम करेगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। रिलैक्सेशन थेरेपी दे सकते हैं, उसको हमने बोल रखा है योगा थेरेपी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इन लोगों के लिए। हिप्नोसाइज भी करते हैं। ठीक है, कई बार होता है लोगों हिप्नोटाइज कर देते हैं ताकि वो व्यक्ति एक पर्टिकुलर टाइम तक सोता ही रहे, ना जगे बीच में, उसका नींद डिस्टर्ब ना हो। जब हम इस तरीके की थेरेपी देते हैं तो उसका साइकिल जो होता है, बायोलॉजिकल क्लॉक जो होता है वो सेट हो जाता है, उसका मेंटल स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन जब रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है, तो उसकी वजह से वो व्यक्ति क्योर होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो बहुत सारे हैं
डिजीज तो हम बाकी सबको ओवरऑल आप लोग उसको एनालाइज कर लेंगे। पैरासोमनिया जो है आपका नॉन रैम में भी मिलता है, मैंने स्टार्टिंग में बताया, और रैम में भी आता है, ठीक है। पैरासोमनिया आपने देख लिया। स्लीप टेरर नोट डाउन भी करवाया था। स्लीप वॉकिंग, कन्फेशनल अराउजल, स्लीप रिलेटेड ईटिंग डिसऑर्डर, ये सब किसके कंडीशन में आ रहा है? नॉन रैम में आ रहा है। नॉन रैम में किस में आएगा? ये N4 की कंडीशन में आना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस टाइम पर माइंड में डेल्टा वेव्स मूव करता है, यानी डीप स्लीप का मूवमेंट होता है। डीप स्लीप का मतलब है कि इसमें व्यक्ति जो भी कार्य करेगा उसको नहीं आभास रहेगा कि वो खुद कर रहा है, और इस चीज को बता भी नहीं पाएगा कि उसने ये किया। और जो मून लाइट नाइट की मैं बात करी उसमें शायद यही वाला कंडीशन आता है उस बेचारे के साथ, ठीक है। अब इसमें रैम स्लीप में हमने देखा, क्योंकि टाइम इसको ज़्यादा होता है 30 to 40 मिनट, इसमें जो भी आपको फील होगा वो आप बता भी सकते हो। कई बार होता है स्टार्टिंग का लेवल है डेल्टा के पास में ही है तो शायद ना बता पाओ, लेकिन वो चीज़ लंबे टाइम तक के लिए रहता है तो आप बता सकते हो, ठीक है। कुछ तो एक्शन में ही शो हो जाता है। रिकरेंट आइसोलेटेड स्लीप पैरालिसिस, ठीक है। रेम स्लीप बिहेवियर डिसऑर्डर इसमें ही पाया जाता है। अदर पैरासोनिक इंक्लूड्स, मतलब पैरासोनिक में बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं आपकी। एक्सप्लोडिंग हेड सिंड्रोम, स्लीप इन्यूराइसिस, यानी बेड में ही बेड को गीला कर देने का सिचुएशन भी इसी के अंतर्गत आता है, ठीक है। स्लीप रिलेटेड और भी डिजीज़ क्रिएट होती हैं जो कि हमारी पैरासोमेनिया को रिलेट करता है, तो वो आप लोगों का कंप्लीट होता है यहाँ पर। अब इससे ज़्यादा आप लोगों को नहीं पूछा जाएगा, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, आप लोग अच्छे से अपना नोट तैयार कर लीजिएगा। और कोई यहाँ से डाउट है तो अभी मुझे बता सकते हैं। मैम सबके सिम्टम तो एक जैसे ये इंसोम्निया के, पैरासोमनिया के मतलब नहीं symptom समझ एक- में आया नहीं राधिका आया, दीदी, नहीं समझ में आया। समझ में आया ना बहुत अच्छे से, लेकिन सिम्टम मिलते जुलते ही है, ये मैं बोल रही हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो इसके लिए ना बहुत प्रॉपर गाइडेंस। अच्छा एक और चीज़ मैं बताना भूल गई, एक प्रकार का लैब होता है पैरासोमेनिया के जो पेशेंट्स होते हैं ना, पेशेंट अगर उनको डायग्नोज करना है तो वो कई बार होता है कि रात में क्या क्या हरकतें कर रहे हैं, ईजी तो लगाते ही हैं इन सब चीज़ों से, तो वो देखते ही हैं कि कौन से कंडीशन में ब्रेन वर्क कर रहा है, वो हेल्प करता है। एक तरीके का लैब होता है, उसको बोलते हैं पोलेसोमनोग्राम, ठीक है। वो एक प्रकार का लैब होता है, उसमें उस व्यक्ति को रख दिया जाता है, पूरी रात उनके ऊपर ऑब्जर्वेशन होता है, स्टडी की जाती है, जिसकी वजह से वो सही प्रकार से डायग्नोज कर पाते कि क्या वो सच में पैरासोमेनिया के मरीज हैं या कुछ और चीज़ है। उसके बाद उनको ट्रीटमेंट दी जाती है, ठीक है। और आपको सिम्टम्स लगभग सब सेम दिखेंगे, ये तो बिल्कुल बात कॉमन है। इसके लिए एक्सपर्ट्स की सहायता चाहिए हमें, और अगर पढ़ने लग जाएंगे वो सारी चीज़ें, मैंने बहुत सारी चीज़ें शॉर्ट की है, सारी चीज़ें करने लग जाएंगे तो टाइम इसी में सारा लग जाएगा और बाकी हमारा टॉपिक रह जाएगा। और एग्ज़ाम में इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको मैक्सिमम 3 क्वेश्चन पूछ सकते हैं, 2 क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए ज़्यादा नहीं जाना है, आपको सिर्फ और सिर्फ ध्यान देना है टाइप्स ऑफ स्लीप किस प्रकार से हैं, और ब्रेन वेव्स किस तरीके से कार्य करते हैं उसको आप लोग कर लीजिए। योगा थेरेपी अगर हमें देना है तो किस तरीके से देंगे, और डायग्नोस करना है तो वो चीज़ भी आप लोगों ने देख लिया है। इंसोमेनिया को आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा, पैरा इंसोमेनिया को देख लीजिएगा। स्लीप एपनिया से इम्पॉर्टेंट है वो टॉपिक, प्रश्न बन सकता है। और स्लीप एपनिया पे अभी भी स्टडी चल रही है, ठीक है, उसके ऊपर अभी भी रिसर्च हो रही है, तो यहाँ से प्रश्न उठने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग कर लीजिएगा सर। चलो अभी मैं ना जल्दी से क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, जस्ट मुझे 2 मिनट और दे दीजिए, आप सब समराइज कर लेते हैं। हाँ जी, एक क्वेश्चन था, हाँ जी आपने बोलो। परसों के दिन बताया था कि जो यूरिन पास करते हैं वो रेम में बताया था आपने, अच्छा और तो वो मतलब वो गलत है क्या, ये पूछना था, क्योंकि अभी